आदमी अपने बारे में बड़ा खुशफहम होता है, खुशफहमी होती है। तो आप लोग जो समझते हैं, जो सोचते हैं मेरे यहाँ कोई कमी है, कमज़ोरी है, कोई या गलत रास्ता इख्तियार किया हमने, आप सवाल करें, लेकिन सवाल बराए सवाल हो, सवाल बराए किसी कोई और ना हो। हाँ जी बिल्कुल, तारुफ भी आप दूसरों को भी, मैं तो जानता हूँ रसूल मीर साहब। हाँ मैं ये अर्ज़ करता हूँ, ये तो शम्स है कि हमें ना अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों का सहारा लेकर हम आज़ाद हो सकते हैं, अगरचे वो हैं अपनी जगह में, ना खाली खोखले बयानात और नारों के ज़रिए से आज़ादी कश्मीर हासिल हो सकती है। आप के अलावा बाकी जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो पार्टियां हैं वो सियासी पार्टियां हैं। आपने कहा कि ये आपकी पार्टी तहरीक है, तहरीक जब नाकाम होती है तो उसको बगावत का नाम दिया जाता है तारीख से, और जब तारीख कामयाब होती है तो इसका नाम इनकलाब होता है। क्या मैं इससे कतई नज़र कि आपका जो प्रोग्राम है इससे मुझे इत्तेफाक है या नहीं, आप हमारे बुज़ुर्ग हैं, भाई हैं, इस वजह से हम आपको एहतराम देते हैं, मुमकिन है हम इससे इख्तिलाफ न करते हों, लेकिन ये सब कुछ कैसे मैनेज होगा? मैं तो समझता हूँ कि मुसलह जद्दोजहद जो इस्लाम में है जहाद के ज़रिए से, उसके अलावा कश्मीर ना आज़ाद हुई है ना आज़ाद होगी। इस बारे में आप क्या फरमाते हैं? मैंने पहले कहा है कि हम एक तहरीक है, एक मुसलमान की हैसियत से मेरा भी ईमान है, और आपको शायद मालूम हो कि मौजूदा जो तहरीक मकबूजा कश्मीर में चल रही है, इसकी इब्तदा हमने की जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जिसको JKLF कहा जाता है, और 15 महीने तक हम अकेले थे, 15 महीने के बाद ये हो गए। लेकिन हमारी, आपसे मेरा थोड़ा सा इख्तिलाफ है, हमारा नजरिया ये है कि मुसल्लह जद्दोजहद बंदूक, सफारती जद्दोजहद सफारत, और सियासी जद्दोजहद, इन तीनों के मजमूए से, इन तीनों की कम्बिनेशन से कश्मीर आज़ाद हो सकता है। और अगर मैं ये समझूं कि मैं सिर्फ बंदूक से इंडिया को भगा सकता हूं, तो मेरे ख्याल में बड़ी खुशफहमी है मेरी। उसमें सियासत भी होनी चाहिए, उसमें सफारती जद्दोजहद भी होनी चाहिए। आप जानते हैं कि एक ज़माना, अब तो कुछ कम हो गया है, खुदा का फजल है, एक ज़माने में कहा जाता है ऊपर अल्लाह, उसके दूसरे नंबर पर अमेरिका है, नाउज़ बिल्लाह। अमेरिका में जो ये होते हैं फैसले होते हैं, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। इराक ने इतना बड़ा जुर्म नहीं किया है जो उसके साथ जो उसकी गत बन रही है, सिर्फ इसलिए कि अमेरिका उसका ज़ाती तौर पर मुखालिफ है। इसलिए इंटरनेशनल अफेयर्स को हम कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते। राय आमा जो है एक बहुत बड़ी ताकत है। उस राय आमा को हम, जिसे हम सियासत कहते हैं, सियासी एक्टिविटी कहते हैं, उस राय आमा को हम कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बंदूक की पोजीशन अपनी जगह, एक ज़माने में हम 90% अपनी एनर्जी, अपना ये टाइम, अपना टैलेंट, अपना सब कुछ का 90% बंदूक पर सर्फ करते थे, लेकिन आज उस बंदूक पर हम 20-30% करते हैं। इसलिए हम जानते हैं कि अगर हमने एक महाज, अब 3 महाजों पर लड़ना है, आपने इधर बुर्जुल से भी लड़ना है, उधर बल्तिस्तान से भी लड़ना है, इधर से भी लड़ना है इंडिया के खिलाफ, आप एक महाज को बिल्कुल एक तरफ कंसंट्रेट किया और 2 महाजों को कम्प्लीटली यानी आपने छोड़ दिया, तो मेरे ख्याल में आप नुकसान में रहे। इसलिए हमारी शुरू से ये रही है। अलबत्ता वक्त की बात होती है, एक वक्त में यानी ज़्यादा जोर हम बंदूक पर देते हैं। आजकल मैं रात को 3-3 बजे तक जागता रहता हूँ, इसलिए कि हमने इंटरनेट लगाया है। इंटरनेट में इंडिया वाले जो कुछ करते हैं, आधे घंटे में उस इंटरनेट के ज़रिए हमारा जवाब जाता है उसको। वहाँ पहले हम बंदूक से जवाब देते हैं, आज इंटरनेट से जवाब देते हैं। वो मेरा फ़र्ज़ है। अगर हम इस इंटरनेट में यानी ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे रह गए, मार खाएंगे। इसलिए आपका थ्योरेटिकली आप अपनी जगह ठीक है, लेकिन मेरा जो एक स्टडी है इंटरनेशनल रिलेशंस की, दुनिया भर में फिरता रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन को भी देखा है, उनकी कमज़ोरियों और उसकी यानी उसकी ताकत को भी देखा है। जहाँ तक एक आपका मसला फ़र्ज़ करें ये है, आलम इस्लाम एक हो जाए, ये
इफ का लफ्ज इतना बड़ा है, आई और एफ दोनों कैपिटल है, बदकिस्मती से ये इफ 1300 साल से पूरा नहीं हो रहा है, बटा हुआ है दूसरा ये आलम इस्लाम। हम कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं जी इस्लामी दुनिया को एक होना चाहिए, तुम अलग एक खुद मुख्तार कश्मीर एक अलग यानी जमात बनाते हो। मैं कहता हूँ जिस दिन ये 54 मुल्क एक हो गया 55वां, मैं डेफिनेटली आंखें बंद करके एक हो जाऊंगा। आपको देखें, अभी हाल ही में इस्लामाबाद में इस्लामी कॉन्फ्रेंस थी, 54 मुल्क थे, 54 मुल्कों ने कश्मीर के बारे में एक करारदाद पास की। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर दिल्ली में नॉन अलाइंड की कॉन्फ्रेंस थी। नॉन अलाइंड की कॉन्फ्रेंस में कश्मीर के मसले को एजेंडे पे चढ़ाने के लिए उन 54 में से खुदा ने किसी एक मुल्क को तौफीक नहीं दी कि वो उस एजेंडे में चढ़ाने की उसकी अहमियत करता। ये है आलम इस्लाम की हालत। मेरी बात होगी सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर सऊदुल फैसल की। वो सिर्फ सऊदुल फैसल नहीं है, वो पाकिस्तान सऊदी ममलकत का एक सबसे बड़ा स्तून है। उसने कहा, बरादरम, पाकिस्तान में 11-12 करोड़ इंसान मुसलमान रहते हैं, इंडिया में 15 करोड़ रहते हैं, हमें उन 15 करोड़ का भी ख्याल रखना है, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते। फिर आई कैन नॉट अफोर्ड टू अनॉय इंडिया, मैं इंडिया को नाराज करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कौन कहता है? ये जिया साहब के ज़माने की बात है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दोस्त। जब सऊदुल फैसल इंडिया को नाराज नहीं करना चाहता है तो टर्की को और सेनेगल को और नाइजीरिया को क्या पड़ी है कि वो आपकी सपोर्ट करें। इसलिए हमें पहले अल्लाह ताला पर, अपनी सच्चाई पर, अपनी ताकत, सबसे बड़ी सच्चाई जो है, ताकत जो होती है सच्चाई है। लेकिन आज वो आपको आपका हक उस वक्त तक नहीं मिलेगा, हाँ वो 100% आप उसके हकदार की क्यों ना हो, जब तक आप उसके लिए स्ट्रगल ना करें, पूरी ताकत से उसके लिए स्ट्रगल न करें, उस वक्त तक आपका हक नहीं मिले। या अब आपका काम है कि आप उसको मेरी तशरीह को तस्लीम करें न करें। बहरहाल मेरा नजरिया ये है। और कोई सवाल जी? मेरा मकसद ये नहीं था कि आप इस लीगल अफेयर से करके सिर्फ जहाद की तरफ, इसके साथ साथ ये भी जरूरी है। हाँ जी, मैं आपका यहाँ आने का शुक्रिया अदा करता हूँ गिलगित। और आप जो कह रहे थे कि आपने गिलगित वालों के लिए कुछ नहीं किया है, ये किसी को शिकायत नहीं है आपसे। आप जो कश्मीर और जम्मू के लिए कर रहे हैं वही तो है जो हो रहा है, तो उसका। और दूसरी बात यह है कि मैं आपकी टेनेसिटी, जिस टेनेसिटी के साथ आप जिस लगन के साथ इस तहरीक के पीछे लगे हैं, वो तारीख का हिस्सा है। अभी नेल्सन मंडेला 27.5 साल जेल में था, उसको साउथ अफ्रीकन का प्रेसिडेंट बन गया। आप बाहर का जेल काट रहे हैं और आपकी मुद्दत नेल्सन मंडेला से ज्यादा है, वो 40 साल से ऊपर है। तो अब चूंकि आप गिलगित में आए हैं, अमानुल्लाह खान को चूंकि जानते हैं, आस्तौर का है, इस वास्ते कदर नहीं है। अगर आपकी जगह इस तहरीक के साथ कोई और आदमी होता तो शायद उसके साथ उसकी तरफ देखने में भी शायद लोगों को मुश्किल पड़ती। तो मैं इस प्रेल्यूड के साथ मैं कुछ गुजारिशात करूँगा। मैं थोड़ा सा अनकमिटेड जैसा आदमी हूँ, थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा हूँ, एक्टिविस्ट कम हूँ। कभी पोइट्री करता हूँ, कभी ड्राइंग रूम की सियासत करता हूँ, कभी किसी अखबार में लिखता हूँ। तो मैं मतलब तो मैं जी मैं एक किताब लिखनी शुरू कर दी मैंने, ये भाई चली गई। बहरहाल एक किताब लिखने की कोशिश की मैंने। किताब का अनवान था कि अगर दुनिया में हर शख्स की हर ख्वाहिश पूरी होती तो ये दुनिया कैसी होती। आप यकीन करें, मुझे सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब जेल के एक वार्डर ने दिया। ये कैसे दिया ये बात की बात है, फिलहाल वही सब आ जाए। इसलिए हम यानी ये जो सवाल मांगते हैं इसमें आप पर कोई एहसान नहीं। मैं भी बहुत कुछ सीखता हूँ आपके इन सवालों से। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेरे जहन में नहीं होती हैं, आपके सवालों से मेरे जहन में आती हैं। हाँ जी, वो मैं थोड़ा सा पीछे जाके आज से कोई मेरे ख्याल से 20 साल हो गए हैं जी। यहाँ आर्मी ऑफिसर्स क्लब होता था
جس میں مجھے اور حسین ولی خان کو بھی ممبر منظور کیا تھا. وہاں پر ایک بات چیت ہوتی تھی تو کرنل یہ چل رہا ہے ابھی نہیں اچھا کیمرے کا مائک اپنا کلک کر رہے ہیں. اچھا تو اس نے کہا جناب ایک کیانی صاحب تھے میجر یونس وہ میرے دوست تھے. اس نے مشہور کس لحاظ سے ہاں گلگت اسکاؤٹس والا. اس نے کہا یار ہم آپ کو سپون فیڈنگ کر رہے ہیں آپ کو چمچوں سے کھلا رہے ہیں اور آپ باتیں کرتے ہیں یہاں. میں اس وقت سول جج تھا. میں نے کہا کرنل رسول بخش جو ہے یہ میرا دوست ہے کمانڈنٹ گلگت اسکاؤٹس ان کی اجازت ہو تو میں آپ کو اس سوال کا جواب دوں گا ورنہ بدتمیزی ہوگی کیونکہ میں ممبر ہوں انہوں نے مجھے ممبر منظور کیا ہے یہاں. کرنل رسول بخش نے کہا کہ بابا واحد صاحب کی زبان مت کھلواؤ. تو میں نے کہا جی اب تو کھولنی پڑے گی وہ سپون فیڈنگ کا جواب دینا پڑے گا. میں یہ سپون فیڈنگ کا لفظ لے کر واپس گھر نہیں جا سکتا. شاید میری بیوی کو میں بتاؤں تو وہ بھی اعتراض کرے گی تم نے جواب کیوں نہیں دیا. تو میں نے کہا دیکھیں جس طرح آپ نے کہا اس وقت یہ گلگت کا جو علاقہ ہے نا شاید ہمیں احساس نہیں ہمارے بھائیوں کو یعنی یہ پورا کشمیر اسٹریٹجیکلی ایک طرف ہے گلگت کا یہ ٹکڑا ایک طرف ہے اور ہمارے اس حقیقت کو ہمارے نادان دوست نہیں سمجھتے. ہمارے نادان دوست سمجھے آپ یہ چین نے آپ کو جس طرح آپ نے کہا خربوں روپے کی جو امداد دی ہے خربوں ڈالر کی وہ کس واسطے دی ہے اس شونگ کی وجہ سے. اگر کیا خیال ہے کہ مو زیتونگ نے اور چوئن لائی نے ایوب خان کے ساتھ محبت ہو گئی تھی کیا عشق ہو گیا تھا جو کراکرم ہائی وے بنا کے دیا. اگر آج یہ کراکرم ہائی وے نہ ہوتا تو ہم بھوکے مر رہے ہوتے. 200 سال میں ہم نہیں بنا سکتے تھے یہ جب تک چائنا ہماری امداد نہ کرتا. اور آج بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ بلڈرز آف دی کراکرم ہائی وے FW. یار خدا کو مانو یار یہ اتنی جلدی تاریخ کو تو خراب مت کرو. بہت سارے چائنیز مر گئے ہیں یہاں پر. تو میرا مطلب یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا دیکھو نا یہ پاکستان جو ہے میں بڑا سخت قسم کا آپ کو ایک اپنی حقیقت بتا دوں بڑا سخت قسم کا پاکستانی ہوں. ہاں تو یہ جب میجر ابھی میں میجر براؤن کو جب ستارے پاکستان دیا پاسٹیومسلی تو مجھے کسی نے کہا یار اس کی بیوی یہاں آ رہی ہے تو آپ ایک ریسپشن چلو میں نے کہا چلو آپ کہہ رہے ہیں تو میں کرتا ہوں. کافی سارے لوگ خفا بھی ہوں گے لیکن چلو کر دیتے ہیں مہمان نوازی کیا برا ہے. تو میں نے اس کو اپنے گھر بلایا اور جو ایلیٹ سمجھتے ہیں لوگ ان کو بھی بلایا. بلا کر میں نے اس سے ایک سوال کیا. میں نے کہا دیکھیں مسز براؤن اس وقت میجر براؤن 24 سال کا تھا اس کی عمر 24 سال تھی اور وہ ظاہر ہے کہ حکومت کی تبدیلی کی وجہ سے مہاراجے کا ملازم تھا اور 24 سال کی عمر مہاراجے کا ملازم اور اتنا بڑا ایکشن اس نے کرایا یہاں پر. یہ کیا خیال ہے آپ کو براؤن نے کہا بتایا کہ میری ریسرچ تو کچھ اور ہے میں تو کہیں اور پہنچا ہوں. آپ کو کچھ بتایا براؤن نے کہ بھائی اس نے یہ کیسے کیا اتنا ایکشن کیسے کیا. اس نے مجھے جواب دیا بہت سارے لوگ تھے. اس نے کہا لک وحید براؤن واز اے ویری اسٹریٹ فارورڈ پرسن. He honestly believed that Gilgit Agency, the then Gilgit Agency, is not a part of Jammu and Kashmir. He honestly believed, and therefore, Lama Wah. کوئی بات نہیں ایسے ٹھیک ہے ہوتا ہے یہ ہمارے ٹریڈیشن ہے. اچھا تو تو وہ کہا کہ وہ یہ آنیسٹلی بلیو کرتا تھا کہ گلگت ایجنسی یہ ٹرانس انڈس کا علاقہ یہ جموں کشمیر کا ایسا نہیں ہے.
اس واسطے اس نے کہا کہ برٹش گورنمنٹ نے یہ علاقہ لیز کو ریووک کر کے جو مہاراجے کے حوالے کیا یہ غلط ہے اینڈ دیئر فور آئی شوڈ ایکٹ. یہ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص آنیسٹلی بلیو کرے کہ خدا ہے ہی نہیں تو کیا ہمیں اس کو ماننا چاہیے کہ خدا نہیں ہے؟ دوسرا سوال ہے، آپ میرا تھوڑا سا لیگل بیک گراؤنڈ ہے. یہ آکیوپائڈ جس کو ہم مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں اس کا اپنا آئین ہے، اپنا آئین. ہندوستان کی کسی اور اسٹیٹ کا کوئی آئین نہیں ہے سوائے جموں کشمیر کا آئین. اس کے دو، ایک لیجسلیٹو کونسل ہے، ایک نیچے دو چیمبر ہیں اس کے. ہاں، تو اس میں ان کے آئین میں ظاہر انہوں نے کشمیر کی باؤنڈریز کا ذکر کیا ہے. اس میں کہا کہ 1947 میں جو باؤنڈریز کشمیر کی تھی، اگست 1947 میں وہی کشمیر کی باؤنڈریز ہوں گی. یہ کشمیر کے آئین میں لکھا ہے جی. لیکن انڈیا کے آئین میں آپ کو ایک آج نئی بات بتاؤں گا اور اس بات پر آپ ریسرچ کریں. انڈیا کی آئین میں جموں کشمیر کس کو سمجھا ہے؟ آرٹیکل 1 میں تو ان کا نام دیا ہے اسٹیٹس کا، اور شیڈیول 2 میں کانسٹیٹیوشن آف یونین آف انڈیا میں کہا ہے یہ انڈیا کا آئین جو ہے 26 جنوری 1950 کو لگا ہے. انڈیا میں کہتا ہے کہ جموں کشمیر وہ ہے جو 26 جنوری 1950 سے پہلے کشمیر تھا، انڈین کشمیر. یعنی آپ اس کو غور سے پڑھیں تو انہوں نے آزاد کشمیر اور گلگت کو الگ کیا جموں کشمیر سے. نو اس سال کا میں انڈیا جب جموں کشمیر کی بات کرتا ہے وہ جموں کشمیر کا مطلب ہے انٹائر جموں کشمیر جس میں گلگت بلتستان بھی شامل ہے. پاکستان بنا 14 اگست کو، انڈیا بنا 15 اگست کو، لیکن 1 اگست کو یہ علاقہ جو ہے یہ چلا گیا تھا کشمیر کے حصے میں. 2 اگست کو گنسارا سنگھ نے یہاں چارج دے دیا تھا. 2 اگست سے 14 اگست تک یعنی پاکستان انڈیا آزاد ہونے سے پہلے 2 ہفتے پہلے یہ علاقہ اسٹیٹ کا ہوا تھا. نمبر 1. نمبر 2، میں آپ کو ایک کوئی چیز دیتا ہوں، آپ کو ہی دیتا ہوں ادھار، یہ پین دیتا ہوں جی 1 گھنٹے کے لیے میں یعنی آپ کو یہ دیتا ہوں. آپ کو ضرورت ہے، آپ کو ضرورت پڑتی ہے 15 منٹ کے بعد یا 25 منٹ کے بعد 30 منٹ کے بعد میں تو جا رہا ہوں جناب یہ آپ پین لے لیں. پین تو آپ مجھے ہی دیں گے نا، پین آپ مجھے واپس دیں گے نا، کسی اور کو تو نہیں دیں گے. آپ کو پین کی ضرورت تھی، پین میں نے دے دیا آپ کو 1 دن کے لیے. چلو آپ 15 منٹ کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد آپ نے جانا ہے کہیں، پاکستان جانا ہے، آپ کے پین کسے واپس کریں گے؟ مجھے کریں گے نا. اگرچہ 24 گھنٹے کے لیے ہے لیکن اس سے پہلے جانا پڑا. یہ لیز تھا 60 سال کے لیے، لیکن انگریزوں کو پہلے جانا پڑا. پہلی بار انگریزوں نے کہیں اگر ڈیفیٹ کھائی ہے، شکست کھائی ہے، تو وہ سب کانٹیننٹ کے بارے میں ان کی سوچ جو تھی وہ ان کی گہرائی، اتنی گہرائی میں نہیں جا سکے. 1935 میں وہ سمجھتے تھے کہ کم سے کم 100 سال اور یہ کریں گے، 100 سال میں صحیح 60 سال کے لیز کے لیے انہوں نے گلگت بلتستان لیا تھا. لیکن 5 سال کے بعد جنگ عظیم سٹارٹ ہو گئی. 2 سال کے بعد جنگ عظیم سٹارٹ ہونے کے 3 سال کے بعد انڈیا میں کوئٹ انڈیا تحریک شروع ہو گئی. 2 ہی سال کے بعد پاکستان تحریک سٹارٹ ہو گئی. تو ان کی جو سوچ تھی 100 سال رہنے یا 50 سال رہنے کی، وہ یہ ہوگی 12 سال کے اندر ان کو جانا پڑا. تو وہ جو کشمیر کا وہ حصہ جو انہوں نے ریاست سے لیا تھا، تو کیا ریاست کو واپس نہ کرتے وہ؟ باقی جہاں تک اس کا تعلق ہے مسز براؤن کا، میری بدقسمتی یہ ہے کہ براؤن صاحب سے میری آخری یعنی بات چیت ہو گئی، ٹیلی فون پر بات ہوئی. میرے اس زمانے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ میرے کو ساتھی یعنی پھنسے ہوئے تھے. انڈیا کے ایک سفیر کو، سفارتکار کو مار دیا تھا انہوں نے محبوب بٹ کو چھڑانے کے لیے. اس سلسلے میں مجھے یہاں آنا پڑا کسی سلسلے میں.
तो मेजर ब्राउन को मैंने कहा कि भाई आप, मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान, वापसी पर पूरी डिटेल से हम बात करेंगे। वो कह रहा था कुछ ऐसे राज हैं गिलगित के बारे में मैं तुम्हें ही बताना चाहता हूँ, ऑफिशियल्स को नहीं बताना चाहता, क्योंकि मेरा एक वॉइस ऑफ कश्मीर आता था, उसके पास आता ही आता था। लेकिन मेरे वापस जाने से मैं जो ही वापस पहुँच गया इंग्लैंड, पता चला कि ब्राउन साहब चले गए, उनका इंतकाल हो गया है। उनकी बीवी से बात हो गई तो मालूम हो गया कि वो जितने भी कागजात थे वो कुतुबुद्दीन अजीज कुछ ले गया, और कुछ द टाइम्स, इंडिया का बरतानिया का जो अखबार है, सबसे बड़ा अखबार है, बेहतरीन उसकी एक एसेट है, टाइम्स वाले ले गए थे, इसलिए मुझे वो रिकॉर्ड नहीं मिला। अगर ब्राउन साहब यानी ऑनेस्टली बिलीव करते थे, अंग्रेज तो ऑनेस्टली ये बिलीव करते थे कि इंडिया का अंग्रेजों के अंडर रहना ज्यादा फायदेमंद है सब कॉन्टिनेंट के लिए बनिस्बत उसकी आज़ादी की, तो उसका मतलब ये नहीं हम उनकी बात माने। ये गुजारिश करूंगा। नंबर दो, जहाँ तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ताल्लुक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब जम्मू कश्मीर कहता है उसमें वही जम्मू कश्मीर आता है जो 14 अगस्त या 15 अगस्त 1947 को था। वो इसकी गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की आइडेंटिटी को 72 तक को तस्लीम नहीं करता था। 72 में माहिदा शुमला हुआ, माहिदा शुमला के तहत एक एग्रीमेंट हुआ है कि फॉर द सेक ऑफ ट्रेवल, पासपोर्ट के लिहाज से आज़ाद कश्मीर, आप एक तरफ हटे, अच्छा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा समझा जाए पासपोर्ट के लिए, और मकबूजा कश्मीर को इंडिया का हिस्सा, ताकि ये लोग आज़ाद कश्मीर वाले, गिलगित बल्तिस्तान वाले पासपोर्ट लेकर बाहर यहाँ जा सकें उस हैसियत से। अदरवाइज इंडिया वो कहता, मैं नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि इंडिया दो चीज़ें हैं जी, एक है कानूनी हैसियत, एक है सियासी हैसियत। सियासी हैसियत से, अखलाकी हैसियत से, तारीखी हैसियत से, कानूनी हैसियत से, अपने अखलाकी हैसियत से भी, तारीखी हैसियत, कोई हक हासिल नहीं है इंडिया को रियासत जम्मू कश्मीर के 1 इंच पर। लेकिन बदकिस्मती ये कि कानूनी तौर पर इंडिया की पोजीशन पाकिस्तान से स्ट्रांग है, कानूनी तौर पर इंडिया की पोजीशन पाकिस्तान से स्ट्रांग है। इसलिए अब टाइम बहुत यानी हो रहा है, डिटेल में जाना मेरे ख्याल में जाना चाहिए, इसलिए कि साल 1947 3 जून के बाद ये झगड़ा खड़ा हो गया कि रियासतें जो है बड़े सगीर की, इनके फैसले का हक किसको दिया जाए, आया अवाम को दिया जाए या हुक्मरानों को दिया जाए। कांग्रेस ने कहा अवाम को दिया जाए, मुस्लिम लीग ने कहा हुक्मरानों को दिया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अपने आप से भी अवाम से भी धोखा कर रही थी, ना उनको अवाम से कोई था। मुस्लिम लीग ये समझती थी कि हुक्मरानों को देने से हैदराबाद दक्कन हमारे साथ आएगा, जूनागढ़ हमारे साथ आएगा, मनावरदर हमारे साथ आएगा, तो कश्मीर तो है ही हमारे जेब में। इंडिया की गद्दारी ये थी, वो समझता था भाई फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला हमारे जेब में। हैदराबाद की आबादी 80% यानी नॉन मुस्लिम है, वो आबादी के हिसाब से कश्मीर का हिस्सा बनेगा, इंडिया का हिस्सा बनेगा, जूनागढ़ मनावदर। और साथ ही पाकिस्तान ने सबसे ब्लंडर ये किया, बड़ा ब्लंडर, कि यहाँ पाकिस्तान बना, उधर जूनागढ़ जिसकी आबादी 80% हिंदू है, नवाब मुसलमान था, उसने पाकिस्तान से एक्सेशन किया, पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया। अब कौन सा जवाब बनता है, कौन सा इखलाकी जवाब बनता है पाकिस्तान के लिए कि कश्मीर के इंडिया से एक्सेशन को पर ऑब्जेक्शन कर ले। लेकिन हम कहते हैं कि इंडिया को कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर, तारीखी तौर पर, अखलाकी तौर पर कोई हक हासिल नहीं। कानूनी है तो है, इसलिए कि वो कानून मैंने नहीं बनाया था, वो कानून मुस्लिम लीग और कांग्रेस वालों ने बनाया था। वो न मुस्लिम लीग हमारी नुमाइंदगी थी और न कांग्रेस हमारी नुमाइंदगी थी, इसलिए कि स्टेट्स में, इसलिए कि रियासतों में मुस्लिम लीग का कोई वजूद नहीं था, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं था, उनको कोई हक हासिल नहीं था हमें हमारी नुमाइंदगी करने का। मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ सवाल करने के लिए। अच्छा बैठे। अच्छा, दूसरी बात मकबूजा कश्मीर में जो असेंबली बनी है, आप यकीन करें कि वहाँ 100 सीटें हैं और उन्होंने गुज़श्ता 50 साल से 25 सीटें आपके लिए खाली रखी हुई हैं, इसलिए को ये समझते हैं ये इसका हिस्सा है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों में जाने के बजाय, इंडिया वाले सबसे कहते हैं, मेरे खुद अपने कानों से कुछ इंडियंस को सुना है कि इंडिया का सबसे बड़ा गद्दार जो था नेहरू था,
اس لیے کہ نہرو نے کمٹ کیا اس کے لیے کہ کشمیر میں رائے شماری کے، ورنہ یعنی کشمیر ہمارا حصہ تھا آئینی لحاظ سے، قانونی لحاظ سے۔ ایک اور سوال ہے، ہم اپنی ایجوکیشن کے لیے، اچھا اپنے ایجوکیشن کے لیے آپ کہتے ہیں، دیکھیں نا جی، ایک طرف آپ کی مسلح جدوجہد چل رہی ہے جی، ایک طرف آپ کے ڈائلاگس ہیں، ہاں ڈائلاگ آپ نے کہا کہ ڈائلاگس کے بغیر بھی مسلسل بات نہیں بنتی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میری ریڈنگ کے مطابق جو انڈیا کے پاس جموں کشمیر ہے جی، وہ اٹس ایز گڈ اے پارٹ آف انڈیا ایز بامبے، اڑیسہ، دہلی، آئین کے لحاظ سے ان کے آئین کے لحاظ، ان کے آئین میں نہیں مانتا۔ نہیں آپ نہیں مانتے؟ ہاں ٹھیک ہے، اچھا آئین کے لحاظ سے۔ اب بات آپ نے انڈیا سے کرنی ہے جی، انڈیا کو پبلک اوپینین وہاں، جب تک انڈیا کا آئین ایمنڈ نہیں ہوگا وہ آپ کو کوئی کنسیشن دے سکتے ہیں؟ جب باری نہیں جب پریشر پڑے گا نا انڈیا پر، انڈیا کا باپ بھی اپنا آئین ایمنڈ کرنے پر مجبور کرنا پڑے گا۔ اس لیے ایک منٹ، اس لیے کہ انگریزوں نے خوشی سے اس بار صغیر کو نہیں چھوڑا نا، چھڑوایا گیا۔ اسی طرح خوشی سے کسی صورت میں انڈیا کشمیر کو نہیں چھوڑے گا۔ we'll have to support یعنی struggle from all the sides, diplomatically, politically, militarily۔ باقی یہ رہا کہ کرسی پر جب بیٹھتے ہیں راؤنڈ ٹیبل، وہاں اسی کی بات مانی جاتی ہے جس کی پیٹھ ذرا مضبوط ہو۔ میری اگر ملٹریسی کمزور ہے، انٹرنیشنل لیول پر مجھے سپورٹ حاصل نہیں ہے، پولیٹیکل عوامی سپورٹ حاصل نہیں ہے، تو میری کوئی نہیں سنے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل سپورٹ عوامی سپورٹ ہو۔ اور اسے آخری سوال ہے، ایک دبی زبان سے ایک بات چل رہی ہے انڈیا پاکستان میں، جی یونین آف دی اسٹیٹس آف دی سب کانٹیننٹ، جس میں کشمیر ایک یونٹ ہوگا، انڈیپینڈنٹ یونٹ، انڈیا ایک یونٹ ہوگا، پاکستان ایک یونٹ ہوگا، بنگلہ دیش ایک یونٹ ہوگا، اینڈ مائٹ بی نیپال اینڈ بھوٹان اینڈ ادرس۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ I don't agree to that۔ اس لیے کہ یہ پروپورشن جو ہے انڈیا اتنا بڑا ہے، اس کے بعد پاکستان اس کا چوتھا پانچواں حصہ ہے یا 10واں حصہ ہے، تو انڈیا کی اتنی بڑی ڈومینیشن رہے گی کہ میری ایگزسٹنس جو ہے ایز اے انڈیپینڈنٹ کشمیر یا ایز اے سپورٹر آف پاکستان، I won't be happy۔ اگر کانسٹیٹیوشنلی آپ کو گارنٹیز دی جائیں، وہ کانسٹیٹیوشنلی آپ کو یاد ہوگا جناب کہ انڈیا اور پاکستان میں ایک چھوٹا سا فرق ہے۔ ایک اور فرق میں نے پہلے بتایا ہے، ایک فرق یہ ہے جو میں نے پہلے بتایا، دوسرا فرق یہ ہے کہ 47 میں انڈیا ٹاپ سے سٹارٹ ہو گیا، نیچے ہمیں تخت پر وہ فرش پر بٹھا دیا۔ مقبوضہ کشمیر میں 47 میں انہوں نے مقبوضہ کشمیر کو اپنا صدر دے دیا، اپنا پرائم منسٹر تھا، اپنا ایجنڈا تھا، اپنا آئین تھا، سب کچھ تھا۔ آج وہ سارا سمیٹ کر اس نے فاروق عبداللہ کو ایک صوبائی ایک ملٹری بریگیڈیئر کا ایک پی اے بنا دیا ہے۔ اس کے مقابلے میں آزاد کشمیر کو لے لے، آزاد کشمیر میں 47-48 میں کشمیر افیئرز کا منسٹر یہ ایک جوائنٹ سیکرٹری حکومت کرتا تھا۔ آج پاکستان کا یہ جو پرائم منسٹر بھی ملنے جاتا ہے تو سردار قیوم سے اس کے کشمیر ہاؤس میں ملنے جاتا ہے۔ یہ ایک اپر ہو گئی ہے، لیکن ہم اس کو کافی نہیں سمجھتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں کی نجات جو ہے، پوری نجات جو ہے اس علاقے کی اور مقبوضہ کشمیر کی، آزاد کشمیر کی، تینوں یونائٹ ہو کے ایک آزاد و خود مختار مملکت بن جائے۔ اچھا اوکے اچھا، یہ جو کیبنٹ مشن پلان، کیبنٹ مشن، ان کے اعلان کے مطابق جو بعد میں بحال اور دوسرے اعلانات کے مطابق برٹش گورنمنٹ کے all the treaties entered with the states lapsed with the lapse of the paramountcy of British paramountcy۔ تو یہ ٹریٹی آف امرتسر کیسے لیپس نہیں ہوئی؟ کیوں نہیں ہوئی؟ یہ ٹریٹی آف امرتسر لیپس کیسے نہیں ہوئی؟ مہاراجا ہری سنگھ جو ہے 3 جون کے بعد مہاراجا کیسے رہا، اس کا مجھے جواب دیں۔ ٹریٹی کا امرتسر کا جہاں تک تعلق ہے نا، وہ اٹ از ون آف دا ٹریٹیز۔ بیچ کے کیسے چلے گئے وہ؟ دیکھنا انہوں نے کشمیر کو انٹرنل اٹانومی دے دی۔ کس نے؟ انگریزوں نے۔
अंग्रेजों ने कायद आज़म की स्पीच पढ़ें आप 17 जून, 11 जुलाई, 30 जुलाई, इन 3 पॉलिसी स्टेटमेंट ने कायद आज़म ने कहा कि विद द एंड ऑफ पैरामाउंसी द स्टेट्स डिड नॉट, वो उसमें इंडिया पाकिस्तान में मर्ज नहीं हो सकता। नहीं जी, मैं अपना सवाल समझा नहीं सका। मैं समझ गया। नहीं मैं समझ गया। ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है ना, वो कश्मीर के, आई डिडंट वांट महाराज टू कंटिन्यू एज महाराजा ऑफ जम्मू। ट्रीटी ऑफ अमृतसर थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर में गिलगित नहीं था, बोंजी था। इट वाज ईस्ट ऑफ इंडस और वेस्ट ऑफ वेस्ट। ये कॉम्प्लिकेटेड एक मसला था, इसलिए उन्होंने इस कॉम्प्लिकेशन को स्टेट गवर्नमेंट पर छोड़ा था, सक्सेसिव गवर्नमेंट पर छोड़ा था उसको। ये नहीं किया, इसलिए कि अगर बोंजी को उठाकर कश्मीर से मिलाया जाए और जुगलोट को उठाकर कोहिस्तान से मिलाया जाए, जुगलोट और बोंजी दोनों के लिए जाती है कि नहीं? रिश्ते हैं, इलाके हैं, जबान है, सब कुछ एक है। इसलिए इस किस्म की कॉम्प्लिकेशंस के से बचने के लिए उन्होंने ट्रीटी ऑफ अमृतसर को छेड़ा नहीं। हाँ जनाब, थैंक यू। मेहरबानी। हाँ जी, मैं समझता हूँ ये एक इंटेलेक्चुअल टॉक है जो मेरे ख्याल में चलना चाहिए। मसला ये है सबके लिए, मेरा ख्याल ये है, कश्मीर के मसले को 50 साल हो चुके हैं जी, 50 साल हो चुके हैं, और इन 50 सालों के अंदर कश्मीर लिबरेशन का अपना एक मौक़िफ़ है। कश्मीर के अंदर बहुत सी पार्टियां हैं, उनके भी अपने अपने मौक़िफ़ हैं। जी जी, गिलगित के अंदर भी बहुत से लोग हैं, उनके अपने अपने मौक़िफ़ हैं। आप गौर करें, बहुत अहम मसला है। बुनियादी बात जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिला रहा हूँ आप सबके लिए और तहरीक वालों के लिए, वो मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं लोगों के, जम्मू कश्मीर के लोगों के, और उसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान का अपना एक मौक़िफ़ है, उसके अलावा हिंदुस्तान का अपना एक मौक़िफ़ है। अब गौर करें, कश्मीर मसला मौजूद है। इस कश्मीर की मिसाल ऐसी है कि आप ऐसा एक बोझ रखें, दरमियान में बोझ हो, उसको रस्सियों से बांध कर हर आदमी अपनी तरफ खींचे वो रस्सियां। तो अब सवाल ये है, हर आदमी खींच रहा है वो रस्सियां, अपनी तरफ खींच रहा है। हुकूमत पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ के हवाले से, इंडिया अपने मौक़िफ़ के हवाले से, जम्मू कश्मीर लिबरेशन लीग वाले अपने मौक़िफ़ के हवाले से, ऑल पाकिस्तान जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अपने मौक़िफ़ के हवाले से। और ये जो इख्तलाफ है और ये शदीद जो इख्तलाफ मौजूद है, ये इख्तलाफ ऐसा है कि हम कोई मंजिल हासिल नहीं हो पा रहे। बुनियादी तौर पर बुनियादी आप सवाल मेरा ये है कि 50 साल हो चुके हैं, 50 साल मजीद लगेंगे अगर हमारा ये इख्तलाफ मौक़िफ़ों का रहेगा। आप गौर करें। और इस हवाले से मेरा ये ख्याल है, तहरीक के कामयाबी के हवाले से मेरा ये ख्याल है कि हमारे मौक़िफ़ों के अंदर करुबत लाने के लिए, यकजहती लाने के लिए आप और दीगर लोग, यहाँ के लोग भी क्या कर सकते हैं। मेरा ये ख्याल, इस पर सोचें, ये बुनियादी मसला है। मेरा ये सवाल है। बुनियादी मसला जो है, मास्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की है। भाई बस मैं एक तंजीम से ताल्लुक़ रखता हूँ। इंग्लैंड गया तो पहला काम मैंने ये किया, याद रखें थोड़ा सा, अमेरिका का भी एक मौक़िफ़ है, याद रखें। जी बिल्कुल है, वो बिल्कुल ठीक है, और बड़ा अहम मौक़िफ़ है उसका। मैं अमेरिका के बरतानिया गया, पहली कोशिश मैंने की कि वहाँ जितने भी कश्मीरी एलिमेंट्स हैं वो एक हो जाएं। 6 महीने साल मैंने ज़ाया किया, वो नहीं हो सका। उसके बाद यहाँ आया, आज़ाद कश्मीर वहाँ से निकाला गया। अभी मेरे कोई दोस्त कह रहे थे, यही मेरे ख्याल में वही साहब, अमान साहब, यानी अब भी ये हैं। आप यकीन करें, पाकिस्तान ने एक यानी पाबंदी लगाई है, मैं बाहर नहीं निकल सकता। इंडिया ने इंटरपोल से पाबंदी लगाई है, मैं बाहर नहीं निकल सकता। यहाँ तक कि उम्रे के लिए मैंने अप्लाई किया, यानी सऊदी एम्बेसडर ने पहले वीज़ा दे दिया, उसके बाद 6 ठप्पे लगाया कैंसिल के कि तुम बाहर नहीं जा सकते, यहाँ उम्रा तक भी नहीं कर सकते। ये अलग बात है। यहाँ हमने कोशिश की, आज़ाद कश्मीर के बेस पर आज़ाद कश्मीर लिबरेशन अलायंस एक बनाई, जिसका मैं सेक्रेटरी जनरल था, और सदारत 3 महीने घूमती थी। मैं 1 साल के लिए सेक्रेटरी जनरल था। हम यानी मैं, अब देखे ना, एक बात होती है, अगर मैं और जमात इस्लामी वाले
क्या मुस्लिम का मसला। मेरा एक मौक़िफ़ है मशरिक़ को जा रहे हैं, जमात इस्लामी वालों का एक मौक़िफ़ है मगरिब को जा रहे हैं। लेकिन उस वक़्त जमात इस्लामी वालों ने बड़ा दिल किया, हमने बड़ा दिल किया, मुस्लिम कॉमर्स वालों ने एक हमारी लिबरेशन अलायंस बनी थी। लेकिन दुनिया में बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जो इस इत्तेफाक को पनपने नहीं देती। नतीजा ये हुआ कि वोट नहीं चला। अभी हाल ही में मेजर साहब गवाह, हाल ही में हमारे बिल्कुल दो नौजवान थे अस्तौर के, अब्दुल बशीर और हबीबुर रहमान गिलगिती, उन्होंने एक वो छोटा सा फोरम बनाया था। मैं कराची गया था कि ना जी हम वो यानी कोई इतिहाद के बारे में कुछ करना चाहते हैं। मैंने कहा कराची आना, मैं आगे पिंडी आया था ना, आगे पिंडी पहुंचा तो पीछे से वो आगे, और उन लोगों ने कुछ मैंने हेल्प की, कुछ इन लोगों ने हेल्प की। तो हमने एक कॉन्फ्रेंस यानी की जिसमें आज़ाद कश्मीर की तमाम लीडरशिप थी और यहाँ के भी गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी सही मानों में लोग थे। अलबत्ता कुछ लोग अपने आप को बड़ा समझते थे, सदारत के बगैर बात भी नहीं करते थे, तो वो लोग नहीं आए और बाकी यहाँ से आए। मेजर साहब थे, दूसरे बहुत सारे थे, वहाँ तकरीरें हुई और आखिर में हमने वहाँ पर एक वो बनाई, एक तंजीम बनाई। लेकिन बदकिस्मती से वो तंजीम भी पूरी तरीके से आगे नहीं चल रही है। ये जहाँ तक उनका अपने कहाँ है प्रोफेसर साहब, हाँ जी उस्मान साहब का जहाँ तक ताल्लुक है, उसूली तौर पर यानी इससे बेहतर कोई तजवीज़ है ही नहीं। यानी कोई सवाल या तजवीज़, कोई क्या तजवीज़, क्या सवाल भी नहीं है बल्कि तजवीज़ है, इत्तेहाद होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से कि इसमें मसलन हमारा एक नजरिया है, हमारा एक नजरिया से 1957 से चल रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं जी अमेरिका वालों ने ये शोशा छोड़ा है अमेरिका को, तो लिबरेशन फ्रंट वाले आज खुद मुख्तारी की बात करते हैं। आप यकीन करें ये ईसा साहब यहाँ बैठे हुए, ये मेरे ख्याल में वहाँ पढ़ते थे। 1957 में पहला मेरा आर्टिकल आया था डॉन कराची में खुद मुख्तार कश्मीर के हक में। 1957-58 से आज कितना हो गया, 40 साल से हम इस नजरिए के लिए लड़ रहे हैं, कोई नहीं। 1985 में हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कहा कि नवाज साहब, बेनजीर साहिबा, आप कश्मीरी को हक तो देते हैं कि इंडिया का गुलाम बने, क्या आप में ताकत है कि कश्मीर इंडिया से छीन ले? आपको तो सिक्योरिटी काउंसिल में 2 सीटें, दो वोट नहीं मिलते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडे पर कश्मीर को लाएं। पिछले साल कश्मीर के यानी इश्यू को ही एजेंडे से उतारा गया था। क्या आप में ताकत है? नहीं। डिप्लोमेटिक ताकत है? नहीं। मिलिट्री ताकत है? नहीं है। आप भी एटम ताकत है, वो भी है। एटम वॉर दोनों की तबाही का मौजू बन सकती है। इसलिए आपके मफाद में ये बात है कि कश्मीर इंडिया के कब्जे से निकल जाए, लेकिन आपके पास ये पोजीशन नहीं कि कश्मीर को इंडिया से निकलकर अपनी जेब में डालें। इसका एक जो नतीजा निकलता है कि कश्मीर खुद मुख्तार हो, इंडिया से निकल जाए। आपके कोई भी कितना भी वसी नजर इंडियन हो, वो किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। इसलिए खुद मुख्तारी में हमारा आपकी भी नजात है। मुझे बताएं, सलाल डैम है, बना हुआ है, इशू होने की वजह से वहां से पूरा चिनाब का ये जो है पानी इंडिया को जा सकता है। चिनाब का पानी इंडिया को चला गया, आपका आधा पाकिस्तान रेगिस्तान बन गया कि नहीं? मकबूजा कश्मीर इंडिया के पास रहे तो वो चिनाब का पानी उधर चला जाएगा। जहलम के पानी को इंडिया डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन ये जो वुलर पे राज बन रहा है वो 3 महीने से 6 महीने तक आपका पानी रोक सकता है। 3 महीने तक आपका पानी रुक गया, मंगला डैम का पानी रुक गया, बिजली बन गया, आपकी इंडस्ट्री क्या बनेगा, आपके एग्रीकल्चर का क्या बनेगा? और 3 महीने के बाद ऐसे ही उसने पानी छोड़ दिया तो आपका पूरा सैलाब में बह जाएगा। इसलिए पाकिस्तान की बेहतरी इसी में है कि जहलम जो है, वुलर जो है, इंडिया के कब्जे से निकल जाए, सलाल डैम जो है इंडिया के कब्जे से निकल जाए। लेकिन आप में इतनी ताकत नहीं कि आप छीन कर उसके अपने जेब में डाल दें। नतीजा ये है कि खुद मुख्तार होना चाहिए। हमने 1995 में पाकिस्तान को कहा आप हमें इंडिया का गुलाम बने की तो देते हैं, एयरलाइन ये कहते हैं कि अगर कश्मीर की मेजॉरिटी यानी इंडिया में चलेगी हम उसे तस्लीम करेंगे, लेकिन हम कहते हैं कि कश्मीर को खुद मुख्तार होना चाहिए, आप हमें गद्दार करा देते।
अगर आपने गद्दार हमें करार देते ही रहे, एक स्टेज आएगा जब हम खुद मुख्तारी को वाहिद का तस्लीम यानी का ऐलान करेंगे। और वो दिन आया 29 मई 1997 को। 29 मई को हमने ऐलान किया है कि अब हम किसी रायशुमारी को नहीं मानते, किसी इल्हाक को नहीं मानते, किसी शहरक को नहीं मानते, किसी अटूट को नहीं मानते। कोई शहरक नहीं है, कोई अटूट नहीं है, कोई रायशुमारी नहीं। इसका वाहिद हाल मुकम्मल खुद मुख्तारी, एक वाहिद हाल है। आप माने ना माने, हमने तो हमारे लिबरेशन फ्रंट को बने हुए आज 20 साल और 15 दिन हो गए। 20 साल 16 दिन, 20 साल 16 दिन हम चीखते रहे कि पाकिस्तान हमें थर्ड ऑप्शन के तौर पर हमारा हक माने। पाकिस्तान ने नहीं माना, इसने हमने ऐलान किया है। उसूली तौर पर आज भी हम कहते हैं, हुकूमत पाकिस्तान मान ले, फिर हम सोचेंगे कि आया हमें इस ओनली ऑप्शन से कहीं पीछे आना चाहिए या नहीं, लेकिन पहले पाकिस्तान मान ले। एक बुनियादी एक चीज़ है, उससे मेरी बात हो रही थी नवाज शरीफ से, अभी हमारी रिपोर्ट आई है उसमें आया है, पिछली दफ़ा जब उन्होंने शूट करके हमारे 7 आदमियों को शहीद किया था यहाँ चकोठी में, उसके बाद मुलाकात होगी। कहने लगे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, आप हमें बताएं क्या चाहिए आपको। अब वो तिजारती आदमी है, तिजारती आदमी के लिए खास लफ्ज़ है तो मैं तो इस्तेमाल नहीं करूँगा। तिजारती आदमी है तो कहने लगे कि क्या चाहिए। मैंने उनसे कहा कि मुझे 2 चीज़ें चाहिए। एक तो ये कि आपने जो ईरान में अभी हाल ही में ये कहा है कि कश्मीरियों को हक हासिल है कि वो चाहें तो खुद मुख्तार रह सकते हैं, आपको इस वक्त 2/3 असेंबली में मेजॉरिटी हासिल है, आप इसको असेंबली से अप्रूव करा लें। कहने दूसरी बात, मैंने कहा दूसरी बात यह है कि 7 तारीख को 11 फरवरी को आपने रोका, अब 30 मार्च को हम फिर जा रहे हैं चकोठी क्रॉस करके पार, आप खुदा के लिए रोके नहीं। सोच के फिर वही बात आती है, बिजनेसमैन है, कहलेगा दोगे क्या। मैंने कहा जी आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। कहने लगा ये खुद मुख्तारी छोड़ दो, खुद मुख्तारी का नारा छोड़ दो। मैंने कहा मियाँ साहब आप कलमा छोड़ देंगे। नहीं मैं कैसे छोड़ूंगा, लेकिन मेरा इसका कलमे के साथ क्या ताल्लुक है। मैंने कहा जी मैं अपने आप को कश्मीरी का मतलब पूरे स्टेट का कश्मीरी मुसलमान समझता हूँ। मुसलमान की हैसियत से मेरा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और एक सियासी वर्कर की हैसियत से मेरा सियासी कलमा है कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। जिस तरह मैं उस कलमे को नहीं छोड़ सकता, इस तरह मैं इस कलमे को नहीं छोड़ सकता। क्या आप मुझे यानी कहने नहीं आप अपनी जमात को चलने दें, आप अकेले आ जाए। मैंने कहा जमात को ले जाए, मुझे अकेले में तो कलमे को नहीं छोड़ सकता। मकसद ये है कि एक तो ये कलमा हमारे किस जाति उसके लिए नहीं है, हम खुलूस से समझते हैं, हमारे पास कैलकुलेशन है, हमारे पास तारीखी शवाहिद है, हमारे पास इंटरनेशनल यानी आर्गूमेंट्स, हमारे पास मिलिटरीली स्ट्रेटेजिक दलाइल है, जिससे हम समझते हैं कि खुद मुख्तार कश्मीर यही नहीं कि वाहिद काबिल अमल हल है इस मसले का। आपके पास 2 रास्ते हैं इस वक्त। इंडिया का बाप भी इस गिलगित को और आजाद कश्मीर को नहीं ले सकता है, नहीं ले सकता है। जिस तरह आप उसको नहीं ले सकते, ये भी नहीं डाल सकते, वो भी नहीं ले सकता। एक हाल इस वक्त पाकिस्तान के पास ये एक रास्ता ये है कि मौजूदा हालात पर इक्तफा करे, और दूसरा ये है कि कश्मीर को खुद मुख्तार, पूरे कश्मीर को खुद मुख्तार तस्लीम करके पूरे कश्मीर की खुद मुख्तारी करे। मैं अगर पाकिस्तानी होता, मैं पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तान का खैरख्वाह जरूर हूँ, पाकिस्तानी नहीं। पाकिस्तान की वफादारी भी मेरा फर्ज नहीं है, मैं वफादार हूँ अपने कश्मीर का, पूरी रियासत जम्मू कश्मीर का। अगर मैं कश्मीरी पाकिस्तानी होता और मुझे थोड़ी सी सूझबूझ होती, खुदा ने अकल दी होती, मैं कहता मैं उस दूसरे मसले को हाल को अपनाता, कश्मीर की खुद मुख्तारी को। इसलिए कि कश्मीर की उस खुद मुख्तारी से जहाँ वो इलाका इंडिया के अजाब से निकलता है, वहाँ पाकिस्तान भी रेगिस्तान बनने से बच जाता है, वहाँ पाकिस्तान भी तबाह होने से बच जाता है, वहाँ पाकिस्तान की इंडस्ट्री तबाह होने से बच जाती है। मैं अगर होता तो भाई हो, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ, मैंने एक पाकिस्तानी से वहाँ इंग्लैंड में एक दफ़ा बात की थी, कोई बात हो रही थी, उन्होंने कहा आप अमान साहब, मैं जो किसी ने पाकिस्तान के बारे में कोई उल्टी सी बात की थी, मैंने डांट दिया, उसके नौजवान को बिठाया, आज से खड़ा हो गया पाकिस्तानी,
कि रहमान साहब इस नौजवान को डांटे नहीं, इसको इसके हौसले पास न करें, आप पाकिस्तान पर तकिया न करें। पाकिस्तान के जो ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट, पाकिस्तान के वो जो दूसरे, आप जानते कौन, अपने आधे पाकिस्तान को न बचा सके तो वो आपको क्या देंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की बेहतरी इसी में है, बेहतरी इसी में है कि वो कश्मीर की खुद मुख्तारी को तस्लीम करे। हाँ जी मेजर साहब। अमान साहब वेलकम टू गिलगित। हमारे अमान साहब के साथ काफ़ी बेटा आप छोड़ दें, अभी काफ़ी बातचीत हो गई है इस हवाले से। हमारे बड़े भाई वाहिद साहब ने बहुत टेक्निकल किस्म के सवाल किए हैं। उस्मान साहब ने जो मसला उठाया था मेरे उस्ताद ने, वो तो अभी तशने तकमील ही रहा, उसकी तफसीली वो नहीं मिली है बात हमें। मैं सिर्फ इस हिस्ट्री को नहीं खंगालूंगा, हम सिर्फ गिलगित बाल्टिस्तान के हवाले से, कश्मीर के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से कुछ आपसे बातचीत कर लेंगे। यहाँ आईनी बात चलिए मेरे भाई। इंडिया का आइन ले लें आप, वो 50 का है या 49 का है। पाकिस्तान का आइन ले लें, चाहे वो 58 का ले लें, 73 का ले लें, 72 का ले लें। आप कश्मीर का आइन ले लें। 3 आइन है इस वक्त। तीनों आइनों में इस नॉर्दर्न एरिया का कहीं कोई जिक्र है? आप भी जरा मेरे सवाल को जरा गौर से सुने। क्लेम है इंडिया का भी, क्लेम है कश्मीरियों का भी, क्लेम है पाकिस्तानियों का भी, क्लेम है हमारी ऑक्युपाइड कश्मीर का भी। इन 4 हमारे क्लेमेंट्स में से किसी एक ने अपने आइन के हवाले से हमारे इस इलाके को अपना हिस्सा जाहिर किया है? बहुत अच्छी बात। दुनिया में सबसे अजीम हस्ती कौन होती है एक इंसान के लिए? उसकी माँ होती है ना, माँ होती है ना। अजीम तरीन हस्ती जो है वो माँ होती है, और माँ भी उस वक्त तक दूध नहीं पिलाती है जब तक बच्चा रोए ना, चीखे ना। आपने कौन सी चीख पुकार की? आपने कौन सी आज आकर हमारे आइन की बात करते थे? मैं 1970 में यहाँ आया, इसी किस्म का एक किताब चलाया था। मेरा एक भाई यहाँ पोलो ग्राउंड में खड़ा हो गया, कहने लगे हम इस किताब पर लानत भेजते हैं, हम किताब लिखने वाले पर, लिखी मैंने थी, और किताब तकसीम करने वाले पर लानत भेजते हैं। आप तो हम लोगों पर लानत ही भेजते रहे। आधी यहाँ की आबादी पोलिटिकल एजेंटों को, डीसीओं के चमचे बने रही। हम जब जेल में थे तो यहाँ जो कुछ होता रहा हम जानते हैं। और आज भी आपको मौका है, जब तक आप चीखेंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, और अगर आप चीखें, यकीन करें अमान आपके आगे आगे होगा, लिबरेशन फ्रंट के आगे आगे होगा। लेकिन अगर आप कहीं सूबा बनाने के चक्कर में, कहीं और चक्कर में, किसी और चक्कर में 5-5, 6-6 आइडिया, अभी हाल ही में कराची में मुझे कुछ नौजवान मिले, उन्होंने कहा जी हम कहते हैं पाकिस्तान को कहते हैं हमें ये दो या ये दो या ये दो या ये दो। मैंने कहा तुम्हें इस या ने मरवाया है, एक जबान हो जाओ, एक मुतालबा करो, जहां भी जाना है एक मुतालबा करो, पाकिस्तानियों का बाप भी आप मानने पर मजबूर हो जाए। मैं इसी हवाले से अमान साहब की इसी बात के हवाले से इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहता हूं, जब कश्मीर पर एक राय नहीं हो सकती है, जब कश्मीर के मसले पर एक राय नहीं हो सकती है, सैकड़ों राय हो सकती है। ऑक्युपाइड कश्मीर को एक निज़ाम मिल सकता है, मकबूजा कश्मीर को एक क्या कहते हैं, हमारा आज़ाद कश्मीर को एक निज़ाम मिल सकता है। वाई नॉट टू गिलगित बाल्टिस्तान? एक बात यह है, यहाँ हर आदमी ये कहता है, जो भी स्टेज पे आता है, जो भी किसी पार्टी के हवाले से आता है, जो भी गवर्नमेंट आती है, वो यही कहता है कि हम ही यही करेंगे, देता कोई भी नहीं है। अगर ये पाकिस्तान चाहता, जिस तरह इंडिया ने जब अपना आइन बनाया और उसने अपने आइन में उस वक्त जो इंडिया के ज़ेर कब्जा जमीन थी उसको अपना आइन का हिस्सा बनाया, इसी तरह पाकिस्तान जब अपना आइन बनाता था तो उसको भी चाहिए था कि गिलगित बाल्टिस्तान आज़ाद कश्मीर उसका हिस्सा था, उसको अपना आइन में शामिल कर लेता। पाकिस्तान ने शामिल नहीं किया, इसका मतलब यह है कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। यह कन्फर्म है, यह बात कन्फर्म है। दूसरी बात आइए कश्मीर की तरफ, आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं। आज़ाद कश्मीर का आइन बना, 74 का एक्ट
खोल के दिखाएं मुझे। मैं रिट में गया जब हाई कोर्ट आजाद कश्मीर ने फैसला दिया नॉर्दर्न एरियाज गिलगित बल्तिस्तान जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा, आजाद कश्मीर का हिस्सा है, और इमीडिएटली उन्होंने हुक्म दिया गवर्नमेंट ऑफ उसको आजाद कश्मीर को आप नॉर्दर्न एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन जो है टेक ओवर कर। एम आई करेक्ट सर? सुप्रीम कोर्ट में जाती है कश्मीर की गवर्नमेंट सरदार साहब की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट अपना वर्डिक्ट देता है, कहता है सिंस द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई, इट डज नॉट कवर द नॉर्दर्न एरियाज, सो द क्वेश्चन डजंट राइज। ठीक है जी। तो मैं कश्मीर का भी हिस्सा नहीं, मैं पाकिस्तान का भी हिस्सा नहीं, मैं इंडिया का भी हिस्सा नहीं, मैं ऑक्युपाइड कश्मीर का भी हिस्सा नहीं। तो आपकी अपनी जगह पर जो स्ट्रगल है नॉर्दर्न एरिया के हवाले से, हम उसके हवाले से कोई बात नहीं कहेंगे। आपकी जितनी भी स्ट्रगल है मैं अप्रिशिएट करता हूं और इंशाल्लाह मेरे भाई अप्रिशिएट करेंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल और भी करता हूं। आपने एक हवाले से ये बात की कि एक तहरीक होती है, एक सियासत होती है, एक प्रेशर ग्रुप होता है। आपकी उसको मैं तहरीक समझता हूं। जब तक आप किसी मुल्क का किसी इलाके में नजर नहीं संभाल सकते, जब तक आपके पास अथॉरिटी नहीं होती है, जब तक आपके पास पावर नहीं होता, हाउ कैन यू इम्प्लीमेंट यूर उसूल? आप अपना मंशूर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? मैं आपसे पूछता हूं, आपने 1947 से लेकर आप तक कश्मीर के हवाले से इलेक्शन में हिस्सा क्यों नहीं लिया? आपने अपनी ऐसी मजबूत बॉडी क्यों नहीं बनाई? कश्मीर के अंदर आकर आपने एक ऐसा हुकूमत अपने कब्जे में क्यों नहीं लिया? जिस तरह सरदार कयूम साहब आते हैं, कहता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और उसने लामहालत 20 साल मुसलसल कश्मीर पर हुकूमत की है, और उसी की वजह से आज आपको मसाइल से दो चार होना पड़ा है। ठीक है, अगर आप मजबूत होते, अगर आप फाल होते और आप वाकई कश्मीर पर हुकूमत करते, आप पाकिस्तान को भी आंखें दिखा सकते थे और अपने अकराज और मकासद को हासिल करने के लिए पावर का भी इस्तेमाल कर सकते थे। आपने वहां इलेक्शंस में हिस्सा क्यों नहीं लिया? क्या ये आपकी मजबूरी थी कि आप वहां इलेक्शन नहीं जीत सकते थे? आपकी उसको तहरीक को इतनी वहां पर पॉपुलैरिटी हासिल नहीं थी? एक ये सवाल है। दूसरा सवाल भूल जाओ, मेरा बात नहीं पहली बात तो ये है, मैं भी दो सवाल चलता रहेगा। पहली बात तो ये है कि एक मिनट लीजिए। पहली बात ये है कि मैं गुनाहगार किस्म का आदमी हूँ, नमाज़ें अब कुछ थोड़ी सी स्टार्ट की, बड़ी मुद्दत तक पढ़ता ही नहीं रहा। लेकिन अल्लाह का माना नहीं, मैं एक बात कर रहा था, लेकिन मुझे चंद बुनियादी उसूलों में यकीन है, मेरा ईमान है, मेरा पुख्ता ईमान है, और वो ये कि मैं मुनाफकत नहीं कर सकता, मैं दगाबाजी नहीं कर सकता, मैं मुंह में जबान पर एक बात, दिल में दूसरी बात नहीं करता। आज की सियासत में सरदार साहब जिस तरह बसरदार रहे हैं या कंटिन्यू कर रहे हैं, नवाज शरीफ आए तो उसके बने, बेनजीर आए तो उसके बने, भुट्टो आया तो उसके बने, किसी कोई और आया तो उसके बने। मेरी ताकत नहीं, मुझसे नहीं होता। मैंने अब वो अपनी तारीफ होती है, बड़े बड़ों के सामने अल्लाह ताला ने मुझे ये दी है कि बड़े बड़ों के सामने हमने हक की बात की है। जब ये हक की बात करते हैं हम, तो उसमें बड़ी चीजें आ जाती हैं। मैं समझता हूं कि आज जो हमें एक इखलाकी फतह हासिल है मकबूजा कश्मीर में, अच्छी खासी हमारी वो है। आज़ाद कश्मीर में ठीक है, आजकल आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमिश्नर के जरिए आप इंतखाबात कराएं, हो सकता है हमें 3 सीटें भी नहीं मिले, इसलिए कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमिश्नर को पहला मैंडेट यही होगा कि अमान ला को उसके पार्टी को जीतने मत दो। वहां फॉरवर्ड कोटा के बैलेट बॉक्स कोटरी से निकलते हैं, वहां 11-11 करोड़ रुपया किसी जरदारी मोरदारी को रिश्वत देकर आजाद कश्मीर का सदर बना जाता है, प्राइम मिनिस्टर बना जाता है। मुझसे वो चीजें नहीं होती। तीसरी बात, जहां तक ताकत का ताल्लुक है, पहली जो आजाद कश्मीर में असेंबली में वो जो काउंसिल बनी थी 1962 में, आप यकीन करें सबसे ज्यादा वोट लेने वाला हमारा आदमी था, येमलोन था। दूध पी रहे थे हम, सियासी तौर पर दूध पी रहे थे उस वक्त, लेकिन जहां
आप देखें हम इक़्तिदार की तरफ गए, हम अतीकुर रहमान बन जाएंगे, हम सुल्तान महमूद बन जाएंगे, हम खालिद इब्राहिम बन जाएंगे। मैं तीनों में से कोई बनना नहीं चाहता। मेरी मंजिल आज़ादी है, उनकी मंजिल कुर्सी है। यूं ही इंसान इक़्तिदार में आता है तो वो पूरी कंसंट्रेशन। एक दफा वो आया था इंदिरा, राजीव गांधी आया था। इंदिरा गांधी ने 3 दिन हो गए थे मेरे ख्याल में 1988 में वो दिया था। ये हो गई अपनी वो सारे कॉन्फ्रेंस थी, उसमें आया तो ड्यूटी लगी मेरी और सरदार कयूम साहब की, उसके लिए मेमोरेंडम बनाने के लिए। मैं सरदार कयूम से मिलने गया कश्मीर हाउस, तो वहाँ उसने कहा यार पीछे बाहर यानी पुलिस लगी है, हो सकता है तुम अरेस्ट हो जाओ, तुम यहाँ ही रह जाओ इस कश्मीर हाउस में। तो वो VIP रूम एक दे दिया मुझे। आप यकीन करें सुबह सवेरे में भाग गया वहाँ से कि VIP रूम के जो जरासीम है अयाशी के, वो जरासीम कहीं मुझे न लग जाए, मेरे जहन में कहीं ये ना आ जाए ये VIP रूम हमेशा के लिए मेरा बन जाए। मैं सुबह सवेरे वहाँ से भाग गया। इक़्तिदार हमारा ये नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी बात सुनाऊं। मैं श्रीनगर में पढ़ता था, मकबूजा कश्मीर में था। मैट्रिक का इम्तहान दिया मैंने, पूरी रियासत में मुसलमान लड़कों में फर्स्ट आया। ऐसे पहले 20 में से आप देखें, वो जो कुछ दोस्त हमारे आज़ाद कश्मीर में भी इधर उधर भी पिछले साल एक साहब यहाँ भी आए थे, जो इंडिया की बड़ी बातें करते हैं, बड़ी तारीफें इनडायरेक्टली होती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ मकबूजा कश्मीर में वैली में 90% मुसलमान थे। पहला इम्तिहान था उस यूनिवर्सिटी का, और यानी वाहिद आदमी, अकेला आदमी मैं था फर्स्ट 20 की लिस्ट में। ये हाल था उस हाल में मुसलमानों का। मैं जब इम्तिहान देने गया, वो उसके सर्टिफिकेट लेने गया है उसके हंदवारा हाई स्कूल में, वहाँ से मैंने लिविंग सर्टिफिकेट लेने के लिए। मेरे एक उस्ताद थे वहाँ, काजी साहब। वहाँ 47 के बाद की बात है, 50 की बात है, स्टाफ भी बटा हुआ था। अच्छे मुसलमान स्टूडेंट्स के मुसलमान मास्टर उसकी सपोर्ट करते, हिंदुओं के वो करते थे। तो मेरे एक उस्ताद थे काजी साहब, तो वो बाहर तक निकले साथ गेट तक। गेट में मेरा हाथ कान पकड़ा, इस तरह खींचा उसने मेरा। आज मैं महसूस कर रहा हूँ वो काजी साहब आज मेरा कान खींच रहे हैं, कह रहे बेटे ये इंसान की खुशकिस्मती है या बदकिस्मती कि वो इस दुनिया में एक बार आता है, जबकि उसके लिए बहुत से रास्ते हैं। उसके लिए अयाशी का रास्ता है, उसके लिए दौलत का रास्ता है, उसके लिए इक़्तिदार का रास्ता है, उसके लिए और भी बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन उसकी सिर्फ एक जिंदगी। अगर एक से ज्यादा होती, कभी एक जिंदगी अयाशी के लिए गुजारता, दूसरी जिंदगी इक़्तिदार के लिए, तीसरी जिंदगी उसके लिए दौलत के लिए। और इंसान वही है जो इस दुनिया में कुछ करके जाए, और उस करने के लिए जो है ना खिदमत खालिक जो है वो बेहतरीन रास्ता है। और एक महकूम कौम के लिए खिदमत खालिक का बेहतरीन जो तरीका है वो तहरीक आज़ादी में हिस्सा लेना, उस दिल की गहराइयों से खुलूस से हिस्सा लेना। मेरे उस मास्टर साहब की, वो मेरे वालिद की जगह थे, मेरा वहाँ कोई नहीं था, सारी फैमिली इस तरफ थी। वो मेरे यानी गार्डियन भी थे। आज भी मुझे याद आ रहा है, जब भी मुझ पर कोई मुसीबत आती है, कभी कभी ऐसे हालात होते हैं कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ के भागने को दिल चाहता है। जिन लोगों को मैंने पढ़ाया या यानी ये कि लुक आफ्टर किया कराची के स्कूल में या कहीं और, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ज़हनी तौर पर यानी दुनियादारी के तौर पर, दौलत के लिहाज से, इक़्तिदार के लिहाज से बहुत हो गए। मैं यहाँ ही हूँ, आज मैं मर जाऊँ तो शायद यानी कफन भी कोई और डालेगा, लेकिन मुझे फख्र है आज मैं मर जाऊं तो बेले में आंखें टांगें फैला के मारूंगा, इसलिए कि मैंने अपने ज़मीर के साथ कभी धोखा नहीं किया। और ज़मीर से धोखा किए बगैर इक़्तिदार हासिल नहीं हो सकता है जनाब वाला। अपने अल्लाह से धोखा किए बगैर, अपनी ज़बान से धोखा किए बगैर, अपने दिल से धोखा किए बगैर ये दुनियावी चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के सुल्तान इब्राहिम से कहीं ज़्यादा बेहतर पोजीशन में मैं हूँ। मैं जाता हूँ तो शायद बस में चला जाऊँ तो उसके पीछे बकौल उसके बड़ा मज़ा आता है, आगे पीछे जड़े वो टूटा लगा होता है इनका गाड़ियों का। इसलिए मुझसे मेरी हो सकता है आज की दुनिया में, मैं कभी कभी कहता हूँ, अपने एक दोस्त से भी कहा करता था, कभी कहता हूँ कि मुझे 50 साल पहले पैदा होना चाहिए था या 50 साल बाद में। 50 साल पहले इसलिए
कि वहाँ अखलाकियात, वहाँ उसूलों, वहाँ बहुत सारी नजरियात की बातें होती थी। आजकल पैसे की बातें होती है, आपका आज इक़्तिदार की बातें होती है, आज शहरत की बातें होती है। तो इसलिए जहाँ तक इक़्तिदार का ताल्लुक है, ठीक है, वक्ती तौर पर डिफिकल्टीज हैं। हो सकता है कि मैं अगर आज़ाद कश्मीर का प्रेसिडेंट होता तो वो 56 करोड़ कश्मीर लिबरेशन सेल के जो गायब हो गए, जिसका सरदार साहब जवाब भी वो हिसाब भी नहीं देते, वो शायद मैंने तहरीक आज़ादी पर लगाए होते। ये एक फ़ायदा था, लेकिन उस फायदे के लिए जो मुझे कीमत देनी पड़ती, वो इस फायदे से बहुत बड़ी कीमत होती। और कोई सवाल? जनाब ये ऐसा साहब आ गए हैं। सबसे पहले तो हम आपको यहाँ अहले वतन की तरफ से खुश आमदीद कहते हैं, और बहुत सारे भाइयों को पता होगा कि इनकी जद्दोजहद जो नादन एरिया के हवाले से है, किसी से खास तौर पर पुराने लोगों से ढकी छुपी नहीं है। खा है अखबारात में आप देख लें, खा है तालिब इल्मों के मसाइल के हवाले से देखें, सियासी लिहाज से देखें, रसाइल में या अखबारात में इनके मज़ामीन पढ़ें, तो इसने एक पूरे कुल के लिए कोशिश कर रहा है, तो जुज खुद ब खुद उसमें आ जाता है। तो जुज के लिए इसकी खिदमत किसी से पोशीदा नहीं है, तो जुज खुद ब खुद उसमें आता है। इसके बाद मैं कश्मीर मसले के हवाले से एक दो वजाहतें जनाब से चाहूँगा। ये 50 साल बहुत पेचीदा और बहुत पुराना मसला है, जैसे कि उस्ताद मोहतरम उस्मान अली ने बताया, और गंभीर भी है, पेचीदा भी है, इंटरनेशनल भी है। और इसमें 3 बहुत बुनियादी फरीक हैं, इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, खुद कश्मीरी हैं जो सबसे बड़ा अहम फरीक समझते हैं, और लिबरेशन फ्रंट के हवाले से अहम फरीक ये कश्मीरियों को देते हैं, जबकि और लोग फरीक दूसरों को समझते हैं। तो खैर ये तजाद अपनी जगह, लेकिन ये बुनियादी 3 फरीक से कोई सर्फ नजर नहीं कर सकता है। चौथी बैनुल अक़वामी हालात है। अब 5वीं चीज जो मेरी नजर में है वो वक्त है। वक्त, हिस्ट्री, वक्त चीजें तब्दील कर देता है, हालात बदल जाते हैं। बस वो रूस की वो पोजीशन नहीं है जो आज 10 साल पहले थी, सुपर पावर थी। इस तरह हालात ने कश्मीर मसले को कोई दूसरा रुख दिया है। इस पहलू पर भी आप गौर करें, ये नहीं कि वही 47 की UNO की उसको हम पकड़ कर बैठ जाए। हालात ने, जद्दोजहद ने, मुसल्लह जद्दोजहद ने, कुर्बानियों ने और बेमिसाल कुर्बानियों ने, ये नहीं कि आम सियासी कुर्बानियां, जानी, माली, इज्जत, ईमान, सब की कुर्बानियां दी जा रही हैं, उसके तहत नक्शा बदल रहा है। इन सब हालात के तहत इसका हल अब करीब आ रहा है, हल करीब आ रहा है। खा कितना भी जालिम ताकतवर हो, खा है जालिम के पास कितना भी वो है, लेकिन उससे भी बड़ा एक हक वाली ताकत बैठी हुई है जो उस पर गिरफ्त रखती है, हालात पलट खाते हैं, तो वो भी है। तो अब इन 4 बड़े हालात फैक्टर्स हैं ग्राउंड पर, मैदान में। पाकिस्तान है, इंडिया है, कश्मीर के लोग हैं, हम लोग सब स्टेट। अब स्टेट को मुतनाज़ा बनाना मैं यहाँ मुनासिब नहीं समझता। और जो इंडिया था वो भी सबको पता है, हिस्ट्री बताती है, UNO में रिकॉर्ड है। और पार्टीशन से पहले कौन कौन सी स्टेट क्या क्या हुदूद अरबा था, कितना मरबा मील था, उस हद तक भी दिया हुआ। जिस तरह हमारी जमीनों का दिया जाता है कि फलां खसरे में 3 कनाल है, इसी तरह स्टेट्स के रुतबे दिए हुए हैं। ये कोई ख्याली या फर्जी स्टेट्स नहीं थी। इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स थी, उनका हुदूद अरबा है, उनकी यानी माल वकू है, वो दिया हुआ है और वो बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा है। अगर कोई फरीक उससे इनहराफ बैनुल अक़वामी तौर नहीं कर सकता है, जिद के तौर पर कर सकता है, तो इसको मैं यहाँ अभी नहीं छेड़ रहा हूँ। लेकिन इन 4 फैक्टर्स के मौजूदगी में जो बहुत बड़े फैक्टर्स हैं, इंडिया अपनी जगह एक बड़ा फैक्टर है, पाकिस्तान खुद बड़ा एक ताकत और फैक्टर है, कश्मीरी खुद उन्होंने कुर्बानी देकर अपने आप को मनवा रहे हैं, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर बैनुल अक़वामी सियासत जो है वो एक बड़ी यानी इसमें अहम बात है। इन सब के 4 फैक्टर्स के तहत हमारे पास 5 हल नजर आ रहे हैं। 5 हल हैं।
ایک یہ ہے جیسے کہ امان صاحب نے اور کسی نے کہا یہی اسٹیٹ ہے، ایک یہ بھی حل ہے، دوسرا حل یہ ہے خود مختار کا، تیسرا یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سرحدوں میں رد بدل کی جائے، پاکستان اور انڈیا کے مفاد کے من نظر کشمیر کے حصے بکھرے کیے جائے، یہ بھی ایک حل سن میں آیا اور بہت سارے لوگوں کو اس کا علم بھی ہے، یہ تیسرا حل۔ چوتھا حل یہ ہے کہ الحاق پاکستان، پانچواں حل یہ ہے الحاق انڈیا UNO کے مطابق۔ اب ان میں سے کون سی یعنی حل ہے جو ہمارے نزدیک آ رہا ہے اور جس کو ہمیں بڑی دانش مندی سے، عقل مندی سے اس کو لینا ہے، تو وہ ابھی میں یہ مؤدبانہ گزارش کروں گا تمام تحریک والوں سے، ایک سجیشن ہے جہاں پہنچا دیں جو بھائی ہے، ابھی ہمیں اس الجھن میں نہیں پڑنا چاہے کہ کشمیر خود مختار ہو، کشمیر پاکستان کے ساتھ الحاق ہو، کشمیر کو حصے تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے، وہ تو ناممکن ہے۔ ابھی سب جدوجہد تمام پارٹیاں کشمیریوں کی آزادی کے لیے کریں اور پھر یہ ایشو جو ہے کشمیریوں پہ چھوڑا جائے۔ آخر جب وہ آزاد ہوں گے تو میجارٹی کا فیصلہ جو ہے وہ ماننا پڑے گا بین الاقوامی طور پر بھی، اسٹیٹ کے اندر لوگوں کو بھی۔ تو اس حوالے سے اس وقت قوم جو فیصلہ کرے گی، خود مختار کشمیر کی بات کرے گی، ویلکم، اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہے۔ اگر وہ الحاق پاکستان کے حق میں آ گئی تو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہے۔ اگر ہم اس کارڈ کو ابھی اوپن کریں گے تو ہماری مخالفتیں بڑھ جائیں گی، جیسے کہ ابھی جس کی نشاندہی امان صاحب کر رہے تھے کہ پاکستان بھی آپ کے لیے مسائل پیدا کرے گا، انڈیا بھی کرے گا۔ بھائی یہ تو الگ ہو رہے ہیں، بغاوت کر رہے ہیں، خود مختار بن رہے ہیں، تو ہم ان کی مدد کیوں کریں؟ تو ہم نے مذاکرات بھی کرنے ہیں، ہم نے ان سے مدد بھی لینی ہے۔ تو خدا کے لیے کشمیر کی جتنی حریت وہ ہے جدوجہد پارٹی والے اور مسئلہ جدوجہد والے اور دوسرے خود مختار والے، الحاق پاکستان والے، اس ایشو کو اتنا آپس میں نہ الجھائیں خدا کے لیے۔ ابھی صرف اور صرف واحد مقصد جو ہے کشمیر کی آزادی ہونی چاہیے۔ تو وہ یہ ایک سجیشن ہے، امان صاحب بہتر سمجھتے ہیں۔ اور خود مختار اس کے حوالے سے جہاں تک خود مختار کشمیر کی بات ہے، پاکستان کے میں جو کشمیری رہتے ہیں ان کے خیالات سے بھی اکثر لوگ آپ واقف ہیں، یہاں والوں کی بھی اکثریت ہے، کشمیر کے بھی حالات سے بہت ساروں کو پتہ ہے، یہاں اوپن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے امان صاحب سے یہ وضاحت چاہیں گے وہاں اس کی کتنی پذیرائی ہے۔ باقی ان دو حصوں میں ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے اور اس کو آپ سب بہتر سمجھتے ہیں۔ تو یہ میری ایک مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے۔ ارشاد صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے پورے کشمیر کے حوالے سے بات کر دی۔ آپ کہہ رہے ہیں میری شادی کی بات، مثلا ناردرن ایریاز، اس کا فیصلہ 100 سال بعد ہوتا ہے، 50 سال بعد ہوتا ہے، 40 سال بعد ہوتا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ کیا آپ ہمیں اس کے کشمیر کے فیصلے تک لڑکا کے رکھیں گے؟ جیسے کہ میں نے پہلے گزارش کی ہے، مجھے انڈیا میں بھی جگہ نہیں ہے، مجھے آزاد کشمیر میں بھی جگہ نہیں ہے، مجھے پاکستان میں بھی جگہ نہیں ہے، آکوپائڈ کشمیر بھی میں یہ گزارش کر رہا ہوں۔ یہاں پر بات ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ ہمیں UNCIP کی قراردادوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں UNCIP کی قراردادوں کی ضرورت نہیں ہے تو پاکستان اور انڈیا اعلان کر دیں اس حقیقت سے کہ ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں، ہم بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ لیکن جب بات ہوتی ہے، انڈیا بھی کہتا ہے UNCIP، پاکستان بھی کہتا ہے UNCIP، تو جب ہم کہتے ہیں UNCIP کو تو امان صاحب یا دوسرے کشمیری لیڈر یہ کیوں اگنور کرتے ہیں کہ اسی UNCIP کی قرارداد کے مطابق ہمیں بھی ایک آزاد ریاست کا اسٹیٹس دیا گیا ہے۔ ہم اس بڑے مجلس میں یہ کہیں گے آپ لوگوں سے کہ ہمیں بھی جب تک کشمیر کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، کشمیر کے پورے کشمیر کی جدوجہد میں۔ واللہ میں کہتا ہوں میرے پارٹی کے حوالے سے ہم دل و جان سے آپ کے ساتھ ہیں کشمیر کے، اس کے لیے جو بڑی سے بڑی قربانی ہوگی وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ پہلے مجھے اس قابل بنایا جائے۔ میں جب اپنے حقوق سے محروم ہوں، میں اپنے گھر کے اندر بے گھر ہوں، تو پہلے مجھے گھر دلاؤ، پہلے مجھے اپنے گھر کے اندر مجھے مالک بناؤ، اس کے بعد میں آپ سے بات کروں گا۔ چلیں آپ چل رہے ہیں۔ امان اللہ صاحب نے اس سے قبل ریاست کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم دکھایا، اس میں ایک گلگت بلتستان، ایک آزاد کشمیر اور ایک جموں کشمیر کی بات کی۔
ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے جس جدوجہد کے ساتھ اس علاقے کو آزاد کیا، ہم اپنے آپ کو آزاد تسلیم سمجھتے ہیں۔ اسی طرح آزاد کشمیر ایک آزاد خطہ ہے۔ رہی بات زمین کی، تو جموں کشمیر جو ہے وہ انڈین کے پاس ہے، وہ اس وقت غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ امان اللہ صاحب سے کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے الحاق کرنے کے بعد آج تک ہمیں کیا حقوق دیا گیا ہے؟ نمبر 1 کوشچن یہ ہے۔ نمبر 2 سوال یہ ہے کہ آیا اس علاقے کو الحاق کرنے کے بعد آزاد کشمیر والوں کو کتنے حقوق دیے اور ہمیں کیا دیا؟ کیونکہ ہمارے بزرگوں نے الحاق کیا تھا پاکستان کے ساتھ، کیونکہ پاکستان میں تمام ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہم بھی مسلمان بھائی ہیں، تو 50 سال گزر گیا، ہمیں وہ حقوق نہیں ملے ہیں، ہمیں وہ حقوق دینا چاہیے۔ جب ہمیں حقوق دے دیں گے تو ہماری آزادی پہلے سے ڈکلیئر ہے۔ میں 2-4 باتیں کرتا ہوں، زیادہ میں ضرورت محسوس نہیں کر رہا تھا، لیکن سوالات زیادہ ہوئے۔ جہاں تک جناب امان اللہ خان صاحب کے خدمات کا تعلق ہے، مجھے ذاتی طور پر علم ہے 1971 سے اب تک ناردرن ایریاز کی آزادی کے لیے، ایڈوائزری کونسل کے قیام کے لیے اور FCR کے خاتمے کے لیے اور بہت ساری باتیں ہیں، ان کے جو خدمات ہیں وہ تاریخ کا حصہ ہیں۔ آج ان کی یہاں آمد پر انہیں ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور میں اس بڑے مجمع میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہماری طرف سے تنظیم اہل سنت والجماعت کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں، جہاں بھی تعاون کی ضرورت ہوگی ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے۔ جہاد کشمیر کے حوالے سے جو بھی یہ کریں گے وہ اس کے لیے آج سے پہلے بھی ہمارے مجاہد گئے ہیں، آئندہ بھی ہمارے جائیں گے۔ تیسری بات، یہاں پر یہ بات آ گئی، میرے دوستوں نے یہ کہا کہ ہم ابھی آزاد نہیں ہیں۔ یہ حقیقت ہے، ہم آزاد نہیں ہیں۔ ہمیں وہ آزادی نہیں ملی ہے جو پاکستان کے دوسرے شہریوں کو حاصل ہے، وہ آزادی بھی نہیں ملی جو آزاد جموں اینڈ کشمیر کے باسیوں کو حاصل ہے، وہ آزادی بھی نہیں ملی جو مقبوضہ کشمیر کے اندر کٹ پتلی قسم کی گورنمنٹ ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے اپنی جگہ میں، لیکن اس کا حل باہمی اتفاق رائے سے ہو سکتا ہے، دوست دھاندلی سے نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارا موقف آج تک یہ رہا ہے کہ یہ علاقہ جموں اینڈ کشمیر کا حصہ ہے، وہاں شامل کیا جائے۔ کشمیری جو چاہیں گے آزادی کے بعد، یا خواہ وہ مسلح جدوجہد سے ہوگی، خواہ آئینی طور پر ہو، خواہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے سہارے سے ہو، لیکن جب آزادی ملے گی تو اس وقت اکثریت کشمیریوں کی جو فیصلہ دے گی ہم اس کے پابند ہیں۔ تیسری بات جو یہ ہے کہ یہاں پر کوئی ایسی حکومت اگر بنانے کی بات کی جائے، کسی ایک طبقے کی بات نہیں ہوگی، سب کو شامل کیا جانا ضروری ہوگا۔ سب کے اتفاق رائے کے بغیر کوئی مسئلہ اگر ایجیٹیٹ کیا جائے گا تو اس سے منافرت بڑھ جائے گی، اور یہ جو بھائی چارے کا فضا پیدا ہوا ہے یہ ختم ہوگا۔ میری تجویز سب سے یہی ہے کہ ہمیں ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے، اپنے اتفاق رائے پیدا کرنی چاہیے اپنے اندر، اور اختلافات دور کرنے چاہیے بھائیوں کی طرح۔ اگر آج ہم دو متحارب گروپوں کی طرح آپس میں بات کریں، ایک دوسرے پہ ہٹ کریں، تو یہ بات نہیں چل سکے گی جس کے یہ علاقہ کم از کم مکمل نہیں ہوگا۔ تھینک یو۔ فارسی کا ایک شعر ہے، شد پریشہ خواب من از کثرت تعبیر ہا، میرا خواب جو ہے تعبیروں کی کثرت سے پریشان ہو گیا۔ سوال بہت سارے آئے ہیں۔ پہلا سوال عیسیٰ صاحب کا ہے۔ تھیوریٹیکلی میں 200% ان سے ایگری کرتا ہوں، لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کشمیریوں کی مرضی کے بغیر کشمیریوں کی مرضی پر چھوڑا جائے، لیکن انڈیا اور پاکستان دونوں میری مرضی کو محدود کرتے ہیں، انڈیا کا غلام بنو یا پاکستان کا غلام بنو، مجھے آزادی سے ووٹ دینے کا حق حاصل نہیں، تو میں کیسے کسی کی بات مانوں؟ میں نے پہلے کہا ہے، لبریشن فرنٹ بنا 1929 میں 1977 کو، جب سے آج تک ہم کہتے ہیں تھرڈ آپشن دے دو، کشمیریوں کے حق کو محدود و مشروط مت کرو۔ ایسے بھی حق خود ارادت کی جو انٹرنیشنل انٹرپریٹیشن ہے یہ ہے کہ حق خود ارادت محکوم قوموں کی اپنی
किस्मत के बारे में फैसले करने का वो हक है which cannot be conditioned, which cannot be circumscribed, which cannot be limited, जिसको महदूद नहीं किया जा सकता है, जिसको मशरूत नहीं किया जा सकता है और जिसके इर्द गिर्द कोई दीवार नहीं खींची जा सकती। लेकिन मेरे हक के खिलाफ पाकिस्तान तो, इंडिया तो मानता ही नहीं कोई हक है, लेकिन पाकिस्तान मेरे हक को महदूद करता है। तुम इंडिया ये अब ये है दो चिड़िया हैं, एक में बंद है, दूसरे में बंद है। हमसे कहा जाता है भाई ये तुम दोनों में से एक को चुनो, तुम उसमें बंद रहना चाहते हो या इसमें बंद रहना चाहते हो। भाई मैं तो परिंदा हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे पढ़ दिया, मैं फिजा में ये करना चाहता हूँ, परवाज करना चाहता हूँ। इसलिए जब तक पाकिस्तान इस मेरे आज़ाद यानी थर्ड ऑप्शन को तस्लीम नहीं करता, मैं अपनी पूरी जिंदगी, अपने साथियों की जिंदगी, 60,000 आदमी पार शहीद हुए हैं उस जंग आज़ादी की कॉल हमने दे दी थी 31 जुलाई 1988 को। 31 जुलाई 1988 से लेकर फरवरी 1990 तक JKLF अकेला था पार। जो आज इस तहरीक के मालिक बन रहे हैं वो कह रहे इंडिया से मांग रहे थे हथियार हमें दे दो, हम इनको क्रश करेंगे। और आज हमने JKLF ने सबसे पहला JKLF था, ये इसमें आपको ये रिपोर्ट मिलेगी, ये JKLF था जिसने यूनाइटेड नेशंस के अंदर घुसकर, हाल में घुसकर मेरे लड़कों ने, मेरे 4 मुजाहिदों ने इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर का पाजामा उतार दिया, उसको बैठना पड़ा, कुर्सी पर बैठना पड़ा, उसे तकरीर करने नहीं दी। इंदिरा गांधी डेनमार्क पहुंचे तो हमने इतना बड़ा मुजाहरा करा कि डेनमार्क की गवर्नमेंट को टैंकों की हिफाजत में उसको स्टेट हाउस ले जाना पड़ा। उस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है नहीं जी, अमानुल्लाह उसकी पार्टी तो खुद मुख्तारी चाहते हैं, हम खुद मुख्तारी चाहेंगे और याद रखें पाकिस्तानियों, हिंदुस्तानियों, हम खुद मुख्तारी लेके रहेंगे। जब तक ये हक नहीं दिया जाता है हमें इत्तेहाद की बात नहीं। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक मेजर साहब का ताल्लुक है, मैं फिर कहूंगा मेजर साहब, खुदा के लिए छोटा सा इलाका है, आप एक जगह इकट्ठे हैं, मिल बैठे, एक चीज अडॉप्ट कर ले। कश्मीर के साथ जाना चाहते हैं, अगर आप सूबा बनाना चाहते हैं तो वो तो मिलेगी नहीं। आपने सूबा मांगा, मैं आपकी मुखालफत करूंगा, इसलिए कि आपकी अपनी बेसिक थ्योरी खत्म हो जाती है उससे। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ ना जी, एक बात कर रहा हूँ, आप मुत्तफिक हो जाएं, एक बात करें, मैं आपके साथ हूँ, मेरी पार्टी आपके साथ है। आखिर कुछ भी हो, ठीक है, मैं इंटरनेशनल लेवल पर रहा, उधर रहा, लेकिन इस हकीकत से कोई तो इनकार नहीं कर सकता कि मैं अस्तौर के परिशिंग के घंगरूल गांव में पैदा हुआ, जुमा खान का बेटा फला, यानी उसका बेटा हूँ, माँ का बेटा हूँ, वहाँ पैदा हुआ, मेरी मिट्टी वहाँ की। मैं अगर आपका साथ न दूँ, मैं बड़ा बेगैरत हूँ, साथ दूंगा, लेकिन मेरी मजबूरियाँ भी देखिए। मैंने हल्फ उठा है जम्मू की मिट्टी से भी, मैंने वादा किया है तुम्हें इंडिया की गुलामी से आज़ाद करने के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानी दे दूंगा। मुझे उस हल्फ से इनराब करने पर मजबूर न करें आप। वो हल्फ आपके बेहतरी के लिए है, मेरे लिए बेहतरी के है, तमाम के लिए है। इसलिए मैं बुनियादी तौर पर गुजारिश यही गिलगित वालों से करूंगा। एक और बात, आपको याद होगा 1971 में जब हमने यह तहरीक चलाई थी, यहाँ न कोई शिया रहा था, न कोई सुन्नी रहा था, न कोई शीन रहा था, न कोई यशुर रहा था, न कोई चरासी रहा था, न कोई अफसरी या हमजनगर का रहा था। हम सब एक हो गए थे। और जब तक आप दोबारा उसी तरह एक हो जाए, आपको आपके हकूक नहीं मिलेंगे। मैंने हमेशा कोशिश ये की है। देखिए ना, एक छोटी सी बात है, सब्र की एक हद होती है। सब्र एक कहते हैं एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन एक हद से आगे बढ़ जाए तो वो बुज़दिली बन जाती है, और उससे आगे बढ़ जाए, उस हद से भी आगे बन जाए तो बेगैरती बन जाती है। मैं बेगैरत बनने के लिए तैयार नहीं। इसलिए प्लीज, इसलिए कि गैरत का एहतराम इस्लाम भी इतना करता है कि इस्लाम ने सूअर का गोश्त मुसलमान के लिए हराम करार दिया। क्यों? इसलिए कि सूअर दुनिया का बेगैरत तरीन
जानवर है, सुअर जो नर है वो अपनी माँ के साथ भी यानी गड़बड़ करता है। तो इसलिए गैरत का इतना बड़ा है तो हमें गैरत होनी चाहिए। हमारे इत्तेहाद में, हमारे इत्तेफाक में कोई शी न बने, कोई यशव न बने, कोई सुनी न बने, कोई इस्माइली न बने, कोई शी न बने, कोई अस्तूरी, चिलासी, नगरी और बुनियाली न बने। सब इस इलाके के लोग बन जाए। बलूचिस्तान भी हमारा भाई है। एक होकर आप चलें तो आपके हकूक को रोकने वाले का हम हाथ काट सकते हैं। तो मैं तंजीम के बारे में मैं वजाहत करूं, हमने कसद किया है कि हम पूरी कोशिश करेंगे इस गिलगित बल्तिस्तान में ये जो तफर्रुक़ है इनको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है, अगर आप मेरी थोड़ी सी बात माने तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि हमारी जो तंजीम बनेगी यहाँ, वहाँ शिया भी होना चाहिए, मुसलमान यानी सुन्नी भी होना चाहिए, इस्माइली भी होना चाहिए, चिरासी भी होना चाहिए, गिलगिती भी, पुनियाली भी, अस्तूरी भी, बल्ती भी। मैं गुजारिश करूँगा तमाम से कि हमें कहीं एक तरफ धकेलने की कोशिश न करें, हमारे तरफ साथ आ जाएं। और मैं चाहता हूं कि सही मानों में एक कौमी तंजीम इस इलाके के हैसियत से बने। आप ये यकीन करें कि हमारा पुंछ में मेरे ख्याल 1% भी शिया नहीं है। पुंछ में 1% शिया नहीं है, लेकिन हमारा सेक्रेटरी जनरल पुंछ डिस्ट्रिक्ट का शिया है। चीफ ऑर्गेनाइजर हमारा वो यानी वो यानी उसे हमने कभी इस चीज़ को नहीं लिया। इसलिए मेरे इस्माइली भाई, सुन्नी भाई, शिया भाई, शीन भाई, यकीन भाई, ब्रिटिश बोलने वाले, शीनाम बोलने वाले, पुरिक बोलने वाले, बल्ती बोलने वाले, उससे गुजारिश है कि यहाँ पर एक मिसाली किस्म की एक तंजीम बनाए जिसमें दूसरों को भी ये हो कि हमने फितना मिटाया है इसके लिए। तो बाकी और कोई सवाल किसी का है? हाँ जी बिल्कुल। के हवाले से 3 सवाल मेरे हैं। इजाज़त तहरीर शकर में मैं पढ़ के सुना। चले पढ़ें, पहले अपना तारुफ तो कराएं। सर, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप से है सर। अच्छा। एक कारकुन हूँ सर, एक अदना साहब। अच्छा। तहरीक आज़ादी कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के तशख़्ख़ुस के हवाले से मेरे 3 सवाल हैं। हाँ। जनाब वाला, किसी कौम का दूसरे कौम से अदगाम और इंज़माम के लिए समाजी, सकाफती और माशरती तौर पर यकसानियत होना लाजमी है, और ये भी लाजमी है कि मुस्तकबिल में एक मुश्तरका एजेंडा हो, खा वो माशी, सियासी या जुराफी हो। मेरा पहला सवाल, शुमाली इलाक़ाजात और कश्मीर के अवाम के दरमियान किसी किस्म की समाजी, सकाफती, माशरती और तमद्दुनी यकसानियत मौजूद नहीं, और न ही उनके दरमियान कोई मुस्तकबिल को काबिल कबूल या मकबूल एजेंडा है। किनके दरमियान नहीं है? अच्छा जी। ऐसे में ये किस तरह मुमकिन है कि उनको एक दूसरे में जम किया जाए? सवाल नंबर 2, अगर गिलगित बल्तिस्तान का कश्मीर से इल्हाक हो भी गया तो गिलगित बल्तिस्तान की हैसियत क्या होगी? क्या कश्मीर की कॉलोनी तो नहीं बनेगी, या फिर ऐसे नए इमरानी मुआहदे के साथ इल्हाक होगा? अगर कोई नया मुआहदा हो तो उसके रोशन पहलू क्या होंगे और किन बुनियादों पर मुआहदा होगा? क्या इस मुआहदे में अक़वाम मुत्तहिदा को भी शरीक किया जाए? सवाल नंबर 3, तहरीक आज़ादी कश्मीर को मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर कई कौमें कारफरमा हैं। उनमें नुमाया तौर पर खुद मुख्तारी के हामी और इल्हाक पाकिस्तान के हामी क़ुव्वतें हैं। इसके अलावा भी छोटे बड़े ग्रोह मुख्तलिफ अज़ाइम के साथ बसर पैकार हैं। तहरीक आज़ादी का आखिरी नक्शा जहन में कई सवालात को जन्म देता है। कहीं कश्मीर दूसरा अफगानिस्तान न बने जो साम्राज्यी ताकतों का शिकार न हो और तवाइफुल मुल्की का शिकार न हो। आप इस सिलसिले में क्या इक़दाम उठा रहे हैं प्लीज? चलें। पहली बात तो इन्होंने ये की है कि कोई चीज़ यकसान नहीं है। मुझे बताएं, खपलू के फिदा अली में और चिलास के गुलाम हैदर में कितनी चीज़ें कॉमन हैं? ज़बान एक दूसरे की समझते हैं, फ़िरका एक है, शको वाने वो जो अपीयरेंस एक है,
نہیں، اگر یہ آپ لوگ گلگت بلتستان کرتے ہیں تو یہ پھر اس تھیری کے مطابق یہ آپ بلتستان کا نام ہی نہ لیں، بلکہ چراغ کا بھی نام نہ لیں. یہاں گلگت والوں سے بھی چراغ سے کچھ مختلف ہیں. دنیا میں کوئی قوم، پاکستان کو بھی لے لیں، میں نے سپریم کورٹ میں گنگا کیس چل رہا تھا تو سپریم کورٹ میں مرحوم جسٹس یعقوب علی خان کے ہاں میری گواہی 4 دن مسلسل ہو گئی. میں نے انہیں، وہ کہہ رہے تھے کشمیر کے بارے میں کیا ہے، یہ کون سی چیز کامن ہے. وہاں ایک خیبر ایجنسی کا پٹھان بڑا لنگا تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا، گورا چٹا 7 فٹا، اور کراچی کا ایک سندھی مجسٹریٹ تھا وہاں. میں نے کہا جسٹس صاحب یہ پٹھان صاحب ہیں، یہ جو اتنے 7 فٹ ہے، میرے خیال میں 180 کے قریب اس کا وزن بھی ہوگا، 200 کے قریب، اور آپ کے ساتھ یہ جو دوسرے جی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سانولا صاحب، کالا صاحب، میرے خیال میں 120 وزن، نہ وہ اس کی بات سمجھتا ہے، نہ یہ اس کی بات سمجھتا ہے، نہ وہ اس کا کلچر اس سے ملتا ہے، نہ یہ اس کا کلچر اس سے ملتا ہے. اگر یہ دونوں مل کر ایک پاکستانی قوم بن سکتے ہیں تو میں اور سری نگر والا کیوں نہیں بن سکتے؟ نمبر 1. جہاں تک یہ ifs اور buts کا تعلق ہے، اگر ایسا ہوا تو میں کہتا ہوں کہ ایک کہاوت ہے کہ دنیا میں وہ شخص کسی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے جس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے. یہ سمجھنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے. کامیاب ہوتا ہے رسک لینے والا، اور یہ حقائق ہے. اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کرتے رہیں تو آپ کا گلگت پراپر بھی میرے خیال میں کئی حصوں میں ڈیوائڈ ہو جائے گا. چیز آئے کہ یعنی سارے گلگت بلتستان کو ایک سمجھتے ہیں. اس لیے ایک یونٹ کے لحاظ سے ہم کہتے ہیں یہ علاقہ مجوزہ خود مختار کشمیر کا ایک صوبہ ہوگا، اور اس کی انٹرنیٹ اٹانومی ہوگی، باقی 5 صوبے ہوں گے. ہم نے یہاں تک کیا ہے. لیکن اب یہ میں کوئی عالم ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو رب العالمین کہا جاتا ہے، رب المسلمین نہیں کہا جاتا ہے نا جی مولانا. رب العالمین کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو. تو اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے رب العالمین ہونے کے تصور کو ہم نے اپنی سیاست کی بنیاد بنایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس شخص نے پینسلین انجیکشن ایجاد کیا ہے، ظاہر ہے وہ کوئی کرسچن تھا یا کوئی اور تھا، جس سے کروڑوں انسانوں کو، اربوں انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے. وہ اس مسلمان سے، ٹھیک ہے اپنے وہ جنت جنم والا تصور تو اپنی جگہ ہے، لیکن دنیاوی اس میں اس مسلمان سے، اس آدمی سے یعنی اس کے طور پر رسمن کلمہ پڑھتا ہے، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے. جو اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے اس کے مقابلے میں پینسلین والا ایجاد کرنے والا ڈاکٹر جو ہے وہ کہیں زیادہ اچھا ہے. یہ میری تھیوری ہے. اس کی بنیاد ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، رب المسلمین ہی نہیں ہے. تو اس حیثیت سے بھی دیکھا جائے تو یہ تھیوری جو ہماری ہے وہ کسی اور طریقے سے. اب میرے خیال میں ٹائم خاصا ہو چکا ہے. ہاں جی چلو مختصر سوال ہے. یہ جو خود مختار کشمیر ہوگا ہمارا، جو اس میں یہاں پہ اس علاقے میں مختلف قسم کی زبانیں بولی جاتی ہیں، ہر خطے میں الگ زبان بولی جاتی ہے. یہاں ان لوگوں کے اندر ربط پیدا کرنے کے لیے کون سی زبان استعمال ہوگی؟ جی اس میں کوئی دوسرا شک ہی نہیں. آپ یقین کریں قومی زبان اردو پاکستان کی ہے نا، پاکستان کی ہے، لیکن پاکستان سے پہلے مقبوضہ کشمیر نے اس کو قومی یعنی زبان قرار دیا. اس کے بعد آزاد کشمیر نے 3رے نمبر پر جا کر کہیں پاکستان نے اسے قرار دیا ہے. شیخ عبداللہ نے انڈیا میں بنی تھی، ہندی قومی زبان تھی، انہوں نے اردو قرار دیا. ہماری قومی زبان جو ہے یہ اردو ہوگی، باقی علاقائی زبانیں ہوتی رہتی. اور کوئی سوال جی؟ ہاں جی ہاں جی ہاں دکھی صاحب ادھر آئے نا، ادھر آئے. ادھر آئے ٹھیک ہے سرکاری ملازم ہے. اچھا ٹھیک ہے. ادھر میں طلب کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں. وہ اس لیے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ امان صاحب نے گلگت کے مسائل میں کوئی دلچسپی نہیں لی. مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے اپنے مسائل حل کرنے کے لیے کیا کیا ہے. اگر امان صاحب گلگت میں ہوتے تو ٹینشن اور ٹک بے سکے. ٹینشن سے اس کو کوئی فراغت نہیں ہوتی. سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے لیے کیا کیا. شہادت کا جمعہ بازار ہم نے گلگت میں سجایا ہے. یہاں جتنے لوگ قتل ہوئے
मजहबी टेंशनों में, वो कश्मीर में भी मेरे ख्याल में पिछले साल में नहीं हुए इतने। यहाँ जो लोग कत्ल हुए, हमने बाहमी इत्तेहाद के लिए हमने क्या किया है? जब तक हम इन तासुब का लुबादा नहीं फेंकेंगे, हम कभी एक कदम भी तरक्की नहीं कर सकते। हमारा कोई लीडर ऐसे गैर मुतनाज़ नहीं, सारे लीडर मुतनाज़ हैं हमारे यहाँ। हम किसके पीछे चलें? प्लेटफॉर्म हम ढूंढते हैं, कोई एक प्लेटफॉर्म हो, लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हमें नहीं। आगे मिल जाते हैं, वहाँ शियों का प्लेटफॉर्म, इधर आते हैं सुन्नियों का। हमें बताएं कौन सा सियासी प्लेटफॉर्म, हमने कौन सा सियासी प्लेटफॉर्म बनाया है अपने लिए, जिसके लिए हम हुकूक की बात करते हैं। हम हुकूक जब तक हमारा ये मजहबी टेंशन खत्म नहीं होगा, हमारे मजहबी उलमा एक नहीं होंगे, हम कभी अपना हक हासिल नहीं कर सकते। और कोई सवाल मेरे ख्याल में नहीं है। मैं आप तमाम हजरात का एक बार फिर दिल की गहराइयों से, अपनी तरफ से, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की तरफ से, मकबूजा कश्मीर के साथियों की तरफ से, आज़ाद कश्मीर के साथियों की तरफ से, पाकिस्तान में जो हमारे साथी हैं उन तमाम की तरफ से आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ ही ये है कि आपके लिए चाय के कप हो उस तरह होगी, आप तशरीफ ले चलें और वहाँ एक कप चाय पीते हैं, वहाँ एक कप शप भी होगी। शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे को जिंदा रखने वाला सबों में आपको कल से ढूंढ रहा था। पिछली दफा आया 1988 में, ढूंढ के थक गया। आप लगे थे किसी मुकदमे तहरीक के लिए काम करें, यकीन करें तो और चाय पी लेना। हाँ